से बताना। हाँ होएगा जैसे हो गया। ओके सर, चलो गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो देखो सर, सबसे पहले आज मैं आपसे, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या कर रहे थे सर, टोटल इनकम कैलकुलेशन देख रहे थे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम मतलब इनकम टैक्स के अंदर जब आपके सामने सारा का सारा डिटेल्स अवेलेबल हो तो आपको कंप्लीट सम्स जो होता है सर, वो मैं आपको कुछ दिनों से करा रहा हूँ। कुछ होमवर्क भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया जो आपने आज के क्लास के बाद मैं आपको शेयर कर लूँगा सर, ठीक है। तो अब सारा का सारा क्वेश्चंस घर पे ट्राई करना, जो आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे बताना, मैं आपको आंसर भी शेयर करूँगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर आज क्या करना है। सर आपको मैं पढ़ा रहा था टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, मतलब एक्चुअली मैं आपको थोड़ा कॉम्बाइंड लेवल में पढ़ा रहा था। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को पढ़ाते पढ़ा मतलब एक्चुअली मैं स्टार्ट किया था टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, फिर मैंने आपको टोटल इनकम में शिफ्ट कर दिया था, इसलिए बिकॉज आपको मुझे ये समझाना था कि टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स इसका एक्चुअली कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। मतलब आप ऐसे समझो कि टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स को समझने के लिए टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स किस तरह से अप्लाई करना चाहिए या फिर उसका एप्लीकेटिव एरिया किस तरह से काम करता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि आपको पहले टोटल इनकम करा देते हैं, वहाँ पर एडवांस टैक्स टीसीएस टीडीएस का यूज़ दिखा देते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि टीडीएस टीसीएस का किस तरह से यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। हाँ सर, प्लीज़ बताइएगा, क्या आप लोगों को टीडीएस टीसीएस का मतलब एप्लीकेबल एरिया समझ में आया कि कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये मुझे थोड़ा बता दीजिए सर। हेलो, बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। अरे आया नहीं समझ में, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स को कैसे यूज करना है कंप्लीट सम्स में। नेट इनकम जब टैक्स लाइबिलिटी हमारे सामने अवेलेबल होता है, तब हमें किस तरह से टीडीएस या टीसीएस या एडवांस टैक्स को यूज करना चाहिए, या फिर अगर आप पहले ये सब टैक्स भर चुके हो तो आप माइनस कर सकते हो। बोलो सर, इतना तो याद आ रहा होगा। तो हम संपद, रोशनी, किसी को समझ में नहीं आ रहा है? ओके सर। तो सर अभी आपको मैं टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स में जो बाकी पार्ट मतलब डिटेल्स बताना बाकी था ना, मैं वो थोड़ा आपके साथ डिस्कस करने आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी मैं आपके साथ क्या बात करूँगा, टीडीएस का जो सेक्शन है, एडवांस टैक्स का जो सेक्शन है, ठीक है, और टीसीएस का जो सेक्शन है, इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू आपके साथ में डिस्कस करूँगा कि किस किस सेक्शंस में किस तरह से एडवांस टैक्स के बारे में बात किया गया, टीडीएस के बारे में बात किया गया और टीसीएस के बारे में बात किया गया। ऑलरेडी मैंने टीडीएस का झलक आपको दिखाया था, एडवांस टैक्स एंड टीसीएस थोड़ा बाकी है। तो मैं सोचा कि आपको आज के क्लास में ये टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स का थोड़ा डिटेल समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ यूज़ करना है, किस तरह का यूज़ करना है। यूज़ तो आपको पता चल गया, बट आपको जो पता होना है या पता होना चाहिए वो है कि किस किस टाइम पे, मतलब कब कब आपको क्या रेट लगाना पड़ता है, टीडीएस कब किस मैटर पे बताया जाता है, अलग अलग एरिया ऑफ टीडीएस क्या है, ठीक है। तो वही थोड़ा सा मैं आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ताकि टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टेस्ट का आइडिया मिल जाए, और फिर मैं टीडीएस टीसीएस एडवांस टेस्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आपको घर पे लिए दूंगा करने के लिए, आप लोग उसे भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा सर कि टीडीएस जो है मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, मतलब सोर्स से ही टैक्स काट लिया जाता है सर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एडवांस टैक्स क्या है सर, एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है सर, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे कर दो। जैसे करेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 21, सॉरी 21-22 या 22-23, क्या चल रहा है प्रीवियस ईयर 21-22, 22 से असेसमेंट ईयर 22-23, है ना। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि एडवांस टैक्स क्या है सर, एडवांस टैक्स ये होता है कि आप असेसमेंट ईयर में ही दिस ईयर का टैक्स पे कर दोगे। मतलब सिंपल बात है, एक्चुअली इसका असेसमेंट ईयर नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि 22-23 का टैक्स जब आप 22-23 में ही पे कर देते हो, ठीक है, तो उसको एडवांस टैक्स कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स जब प्रीवियस ईयर में ही पे हो जाता है,
तो उसे आप एडवांस टैक्स बोल सकते हो, ठीक है। और यही एडवांस टैक्स बाद में आपका, अगर आपका जो भी नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगा उसके साथ आप एडजस्टमेंट कर लेना। मतलब पहले आप, क्योंकि आप पहले दे देते हो ना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर 21-22 में आप जो भी इनकम करोगे, असेसमेंट ईयर 22-23 में आप उसके ऊपर टैक्स दे देना। बट एडवांस टैक्स क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर का इनकम के ऊपर टैक्स आप प्रीवियस ईयर में ही दे देना, उसके लिए असेसमेंट ईयर में आने का जरूरत नहीं है। असेसमेंट ईयर में अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी होता है तो आपने जो टैक्स पहले दे के रखा उसको आप एडजस्ट कर लेना। बात समझ में इतना तो आ रहा होगा सर? हाँ, पहले भी मैंने बोला, क्लास में डिस्कशन पहले भी हुआ। और टीसीएस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जैसे टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। मतलब कलेक्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट के घर में जमा करते हैं, जो सेक्शन 206C, ठीक है, उसके अंदर बताया गया है। टीडीएस के बारे में 192 से लेके 196, सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट 197 एंड नो डिडक्शन ऑफ टैक्स इन सर्टेन केसेस 197A में बोला है। और एडवांस टैक्स के बारे में सेक्शन 207 से लेके 208 तक, एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन 209 में, एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यू के बारे में। मतलब एक्चुअली एडवांस टैक्स ना आप इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एडवांस टैक्स आपको एट ए टाइम देना पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन कर सकते हो और उसे जमा कर सकते हो, ये सिस्टम हमारे सामने अवेलेबल होता है। तो वो कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स कैसे होते हैं मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ सेक्शन 211 के अंदर, ठीक है। और क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स 219 में बोला है। और इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ डिफर्ड ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आप मतलब शॉर्ट पेमेंट करते हो या फिर एडवांस टैक्स पेमेंट करने में डिफर करते हो, मतलब देरी करते हो, ठीक है, लेट पेमेंट बेसिकली, तो सेक्शन 234B एंड 234C के तहत आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट का क्या कहानी है वो भी मैं आपको 234B और 234C, 234B एंड 234C के अंदर बात कर लूंगा, ठीक है। तो वही सब सेक्शन का बात आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ सर, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सिखा करवाया था और कुछ क्वेश्चन मैं आज के क्लास के बाद आपके साथ शेयर करूंगा, टीडीएस टीसीएस रिगार्डिंग क्लासेस, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हो चुका था क्लास में, ठीक है, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। इलस्ट्रेशंस था एक, ये वाला एक क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करवाया था। बट आगे चलते हैं सर, मैं आपको पूरा का पूरा टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स कब कब लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, इसका एक पूरा ओवरऑल डिस्कशन एक बार आपसे कर लेना जरूरी है। जैसे आप लोगों ने डिडक्शंस वगैरह पढ़ा, वैसा ही आपको टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स को भी याद रखना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। टीडीएस के बारे में मैंने बात किया था, थोड़ा रिकॉल फिर से कर लेते हैं। सर सेक्शन 192 टीडीएस के बारे में क्या बोलते हैं, सैलरी पेमेंट के टाइम पे नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, सैलरी, ठीक है। तो जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो सेक्शन 192 के तहत टीडीएस डिडक्ट करने का कॉन्सेप्ट है सर। तो इसका कुछ लिमिटेशंस है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो हम लोगों को पता है सर, 2,50,000, 3,00,000 और 5,00,000 एज द केस में भी। दिस इज टेकन केयर ऑफ इन कंप्यूटेशन ऑफ द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। मतलब एवरेज रेट मतलब जो स्लैब वाइज होता है उसी हिसाब से होता है। एंड एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम, कौन पेयर है, पेयर मतलब जिसका टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है, सॉरी, जो टीडीएस काटेगा। और पेई मतलब जिनसे टीडीएस काटा जाएगा, दैट इज इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एंड पेई इन द सेंस एम्प्लॉय जिससे टीडीएस काट लिया जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स, मतलब आप लोगों को पता है जो स्लैब रेट है, ठीक है, उसी रेट के हिसाब से। डिडक्शंस कब होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा उसी टाइम पे वो टीडीएस काट के ही पेमेंट करेगा। और टीडीएस का रेट एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ इन फोर्स, जो भी रेट चलता है उसी रेट के थ्रू से टीडीएस काट लेगा। और ये पूरा का पूरा कौन से सेक्शन में बोला गया है सर, 192, मतलब 192, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा और मूव ऑन करें, 192A आता है, ये 192A किसके लिए एप्लीकेबल होता है या किस कॉन्सेप्ट में, पेमेंट का नेचर देखिएगा, हाँ सर, नेचर ऑफ पेमेंट देखिएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ है तो उसको भी नजर में रखिएगा, पेयर कौन है, पेई कौन है, टीडीएस का रेट क्या है और डिडक्शन कब करना है, ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब एमसीक्यू में भी सवाल हो सकता है
और बड़े क्वेश्चन के अंदर, ब्रॉड क्वेश्चंस के अंदर एक छोटा सा पार्ट भी रह सकता है, तो आपको हर केस के लिए रेडी रहना चाहिए। सर सेक्शन 192 ए, प्रीमैच्योर विथड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉय अपने प्रोविडेंट फंड से पैसा उठाते हैं, प्रीमैच्योर विथड्रॉल कर रहे हैं, ऐसे केस में टीडीएस काटा जाता है। पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट कितना है, अगर 50,000 से ज्यादा है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट कितना बोला जा रहा है, 50,000 से ज्यादा। पेयर कौन है, ट्रस्टी ऑफ द ईपीएफ स्कीम, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का ट्रस्टी है। जो लोग आजकल प्रोविडेंट फंड के ऊपर लॉ भी पढ़ रहे हो सर, स्पेशली सीएस स्टूडेंट्स एंड सीएमएस स्टूडेंट्स को मैंने रिसेंट पास्ट में पढ़ाया। ठीक है, ट्रस्टीज ऑफ द ईपीएफ स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के जो ट्रस्टी हैं, ऑथराइज्ड पर्सन अंडर द स्कीम, इनको ये पेयर है। ठीक है, और पेई कौन हो जाएगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉय हो जाएगा। सर रेट ऑफ टीडीएस याद रखिएगा 10%, 10% टीडीएस काटा जाएगा जब आप प्री मैच्योर विथड्रॉल करोगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से, ईपीएफ से। सर इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश पैन, अगर आप पैन फर्निश नहीं करते तो टीडीएस एट द रेट मैक्सिमम मार्जिनल रेट लग जाएगा। ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या है आपको मैं बाद में बताता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि नॉर्मल रेट 10% है, बट अगर आप पैन फर्निश करना भूल जाते हो, और आपको पता है सर पैन फर्निश करना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये बहुत बड़ा प्रूफ है पैन। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर आप सबके पास होगा। ठीक है, तो पैन अगर फर्निश नहीं होता है तो टीडीएस थोड़ा मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे लग सकता है। डिडक्शंस कब होगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जिस टाइम पे पेमेंट करोगे उसी टाइम पे, मतलब जब पेमेंट पेई को मिलेगा या प्रीमैच्योर विथड्रॉल करेगा ईपीएफ अकाउंट से, उसी टाइम पे उनको टीडीएस काट के ही पेमेंट मिलेगा। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है, इतना मुझे बताइएगा। ये कुछ डेटा है जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंट सिनारियो में टीडीएस रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस, कभी सैलरी के अंदर, कभी कैपिटल गेन के अंदर, कभी अदर सोर्स के अंदर आपके सामने आ सकता है। इवन डायरेक्ट सवाल भी टीडीएस रिगार्डिंग आपको पूछ सकता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली मोस्ट प्रॉब्ली 2 क्लास पहले मैंने आपको करा के रखा, 1-2 क्लास पहले ही। हाँ सर बोलो, समझ में आ रहा है, येस और नो? हाँ सर। नेक्स्ट आता है 193, लंबा लिस्ट है सर, बहुत लंबा। टीडीएस टीसीएस एडवांस टेस्ट का लिस्ट बहुत लंबा है, मैं आपको पूरा लिस्ट गो थ्रू करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको घर में पढ़ने के टाइम पे भी पता चले कि भाई क्या क्या चीज मेनली आपको पता करना है या याद रखना है। ओके सर, आगे देखते हैं और क्या बात आ सकता है सामने हमारा। मॉर्निंग सर। हाँ मॉर्निंग महेश, गुड मॉर्निंग सर। 193 ये क्या बताते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज क्या है आप लोग जानते हो, डिवेंचर्स वगैरह का बात कर रहा हूँ। सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में भी टीडीएस काट सकते हैं क्या? यस सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में भी टीडीएस काट सकता है। कब काट सकते हैं सर, चलो देख लेते हैं कब कब काट सकते हैं और किसके किसके केस में क्या हो सकता है। फटाफट 193 देख लो। सर याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ सर, याद तो थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा हर एक चीज। सर अगर आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10,000 से ज्यादा है, 10,000 ग्रेटर देन 10,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स। ठीक है, 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003, 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 का। ठीक है, मतलब ये अलग अलग डेट में बना है, कभी 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स है, कभी 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स है। ठीक है, ऐसा ऐसा केस में सिक्योरिटीज में आपको इंटरेस्ट मिला है और 10,000 से ज्यादा मिला है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, टीडीएस काट के ही आपको पेमेंट करेंगे। कौन करेगा टीडीएस, कौन काटेगा आपसे? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज के लिए इनकम आपको पे कर रहे हैं, मतलब बेसिकली बॉन्ड इशुअर। ठीक है, बेसिकली बॉन्ड इशुअर, जो एनएससी वगैरह के आप लोग साइट में देखते हो ना, कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से या फिर एनएससी के थ्रू से, बीएससी के थ्रू से बॉन्ड इशू करते हैं कंपनी। ठीक है, आजकल बहुत लोग म्यूचुअल फंड क्लास भी करते हो। ठीक है, स्पेशली जो लोग ग्रुप 2 में है, सीएस एग्जीक्यूटिव में, जो लोग सिर्फ एनआईएसएम का मतलब तैयारी कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड क्लास में आजकल मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ सर बॉन्ड वगैरह का। ठीक है, मतलब बहुत डिटेल्स में चल रहा है। ठीक है, तो 10,000 से ज्यादा अगर इंटरेस्ट है, जो भी आपको पेमेंट करेगा टीडीएस काट के करेगा। किससे करेगा? एनी रेसिडेंट जो भी बॉन्ड परचेस करेगा, यहाँ पर एम्प्लॉय वाला बात नहीं आएगा। जो भी बॉन्ड परचेस करेगा उस टाइम पे, जब भी बॉन्ड का जो भी इंटरेस्ट वो बेसिकली रिसीव करेगा रेसिडेंट, एनी रेसिडेंट। ठीक है,
उनको टीडीएस काट के ही उनको पेमेंट मिलेगा। कितना है टीडीएस का रेट? 10%। सर 10% रेट चेंज भी हो सकता है। 7.5% फॉर द पीरियड ऑफ 14th मई 2022 31st मार्च 2021। अगर इस बीच में हुआ है तो ये जो टीडीएस का रेट है ये 10% से जगह 7.5% हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? नॉर्मल आपको बॉन्ड मतलब सिंपल बात है सर, बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है ये म्यूचुअल फंड क्लास में मैंने बहुत बार बताता हूँ, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखो, जैसे अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप बॉन्ड परचेस कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट बॉन्ड, प्राइवेट बॉन्ड, बहुत सारा बॉन्ड आपको यहाँ पर दिखेगा। दिखाई दे रहा है क्या? ये मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइड में आ गया, ठीक है। और आप अगर नजर डालोगे तो यहाँ पर आपको बॉन्ड दिखेगा, और जस्ट लोकेट हियर, बॉन्ड के अंदर आप देख सकते हो इन्हीं फाइनेंस है, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज, लंबा लाइन है, मतलब इतना लंबा लिस्ट है मैं खत्म नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एनटीपीसी है, बहुत सारे। तो ये जब भी आपको बॉन्ड इशू किया आपको, ठीक है, इस टाइप ऑफ डिवेंचर ऑल्सो सिक्योरिटीज कहते हैं, डिवेंचर हो बॉन्ड हो, ठीक है, तो आपको कूपन रेट मिलता है, बदले में आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो जब भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ज्यादा होगा आपको टीडीएस काट के ही पेमेंट मिलेगा। सिंपल बात है, मुझे समझ में आ रहा है सर? शिवम, संपद, बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? मिलता है 10% का जो रेट है ये 7.5% में बदल सकता है अगर ये टाइम पीरियड 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा, कब काटा जाता है टीडीएस? एट द टाइम, মানে बोलो। বন্ড যখন স্যার টাকাটা পাবে তখন স্যার মানে ট্যাক্স একদম কেটে তারপরে স্যার হাতে টাকাটা আসবে। यस यस यस, टीडीएस काट के ही आपको पैसा मिलेगा, सिंपल बात है, टीडीएस काट के ही आपको मिलेगा। At the time of credit of such income to the account of the payee, at the time of credit of such income to the account of the payee, or at the time of payment, or at the time of payment, ठीक है। जब पेमेंट मिलेगा या फिर जब आपका अकाउंट क्रेडिट होगा उसी टाइम पे आपका क्रेडिट मतलब बेसिकली टीडीएस काट के ही मिलेगा, ठीक है। जो पहले होगा या तो क्रेडिट से मतलब जो अर्लियर होगा, क्या बोला है सर? जो अर्लियर होगा, या तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम, जब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो पहले होगा वही मेनली यहाँ पर होगा। अच्छा, ये 5,000 का भी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देख लो कि अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 5,000 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5,000 है इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इशूड बाय ए कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ठीक है, मतलब ऐसा कंपनी जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, पब्लिक कंपनी है बेसिकली, और आपको 5,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिल रहा है, पेड और क्रेडिटेड टू ए रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ बाय एन अकाउंट पे चेक, ठीक है, ग्रेटर देन नो थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड इन एनी अदर केस, ठीक है, कोई स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड नहीं किया, 5,000 से ज्यादा अगर आपका है, ठीक है, तो आपको भी टीडीएस काटा जाएगा। रेट जो आपको पहले बोला है वही वाला रेट यहाँ पर भी है, ठीक है। ये था 193, ठीक है, 193, ये सेक्शन में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में टीडीएस काटने के बारे में बात किया गया। कब काटा जाएगा वो भी आपको पता है, कौन काटेगा, किसका काटेगा, ठीक है, कौन काटेगा किसका काटेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर बोला दिया। फिर आता है सेक्शन 194। सर पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा आज, बिकॉज आज मैं पूरा सेक्शन का डिस्कस करूंगा, हर एक सेक्शन के बारे में मैं बातचीत करूंगा आपके साथ, तो आपको बस बैठे बैठे सुनना है, ठीक है, क्योंकि ये सब रेट कभी भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर आपको मिल सकता है। सो आपको टीडीएस का, टीसीएस का या एडवांस टेस्ट का प्रॉपर एक बार नॉलेज मिल जाना चाहिए। तो जो मैं आपको मैं सोचा था स्टार्टिंग टीडीएस टीसीएस के स्टार्टिंग में ही बता दूंगा, बट फिर मुझे लगा नहीं, आपको थोड़ा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करा देते हैं 2-3, कम से कम आपको आइडिया तो लग जाए कि टीडीएस टीसीएस का यूज कहाँ होता है। इसलिए मैं थोड़ा 2-3 दिन ऑफ रखा था टीडीएस टीसीएस के बारे में डिस्कस करना। जैसे ही मैंने आपको टोटल इनकम कंप्यूटेशन का आइडिया जनरेट कर दिया, मुझे लगा कि आप टीडीएस टीसीएस का आइडिया आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 194 के बारे में क्या बात है सर?
सर डिविडेंड, कौन सा अर्निंग के बारे में बात चल रहा है? डिविडेंड, इंक्लूडिंग डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। नॉर्मली इक्विटी डिविडेंड तो होता ही है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। मतलब डिविडेंड मतलब इक्विटी डिविडेंड एज वेल एज प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो जब कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगा तब भी सेक्शन 194 के हिसाब से टीडीएस काटने का कॉन्सेप्ट है सर। अगर 5,000 से ज्यादा आपको डिविडेंड है, ग्रेटर देन 5,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ डिविडेंड पेड और क्रेडिटेड टू एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर बाय एनी मोड अदर देन कैश, बाय एनी मोड अदर देन कैश, नो थ्रेशोल्ड इन अदर केसेस, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी, जो भी डोमेस्टिक कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर रहेंगे उनको ये काटना पड़ेगा। किसका काटेगा? रेसिडेंट शेयर होल्डर का काटेगा, ठीक है। कितना परसेंटेज काटेगा? 10%। सर 10% की जगह 7.5% भी हो सकता है जब पीरियड 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये नियम लागू था, ठीक है। डिस्काउंट चल रहा था रेट पे, टीडीएस पे थोड़ा डिस्काउंट। बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कब कब काटना चाहिए? टाइम क्या है? टाइमिंग है कि जब पेमेंट मतलब डिविडेंड पेमेंट करेगा कंपनी, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफिसर जब वो काम लेगा तो डिविडेंड काट के पेमेंट करेगा। तो बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एनी मोड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड और बिफोर मेकिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये है 194, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अभी मैं कुछ देर पहले आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के बारे में बताया, बट अभी जो बताने जा रहा हूँ वो इंटरेस्ट है पर अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है। सर ये कैसा? सर ऐसा होता है ना, जैसे मानो बैंक वगैरह से जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ना, आपको बैंकिंग कंपनी वगैरह से जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये कितना टीडीएस काटेगा आपका? सर अगर आपको 40,000 से ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय अ बैंकिंग कंपनी, अगर ये इंटरेस्ट आपको कौन पे कर रहा है? कोई बैंकिंग कंपनी पे कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, मतलब कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, नाम सुने होंगे कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। हमारे वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे जगह में कोऑपरेटिव बैंक है। जैसे मुझे एक याद है सर, मैंने बहुत जगह ये ब्रांच में विजिट किया बहुत बार, ईस्ट मिदनापुर में बहुत दिखता है, ठीक है, ईस्ट मिदनापुर साइड में, मतलब दीघा साइड में बहुत दिखता है। कॉन्टाई कोऑपरेटिव बैंक बोल के, कॉन्टाई इज ईस्ट मिदनापुर का बहुत ही बड़ा एक टाउन है, कॉन्टाई कोऑपरेटिव, ठीक है। मैंने ऐसा भी देखा वेस्ट बंगाल में विद्यासागर कोऑपरेटिव, आप लोग भी देखे होंगे अपने अपने एरिया में कुछ और नाम पे शायद, ठीक है। तो कॉन्टाई कोऑपरेटिव, विद्यासागर कोऑपरेटिव, ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम हमारे देश में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से देखने को मिलता है। सो अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है तो वो भी आपको पेमेंट कर सकता है इंटरेस्ट। पोस्ट ऑफिस ऑन एनी डिपॉजिट अंडर ए नोटिफाइड स्कीम, ठीक है, ऐसे ऐसे केसेस में ये आपका पेमेंट करेगा। इन ऑल द अबव केसेस इफ पे इज ए रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, अगर आपका पेमेंट 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 से ज्यादा पेमेंट करने में आपको डिडक्शन, मतलब आपको टीडीएस काटेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 5,000, ठीक है, सीनियर सिटीजन के केस में in all the above cases if a payee is a resident senior citizen, tax deduction limit is greater than 50,000, greater than 5,000 in a financial year in other cases, ठीक है। तो सर कितना काटेगा? सर बिजनेस और प्रोफेशन डू नॉट एक्सीड 1 करोड़। अच्छा यहाँ पर ये वाला छोड़ो, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, मतलब दिस वन, किसका कौन काटेगा? एनी अदर पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल और ईचयूएफ whose total sales और ग्रॉस रिसीव्ड और टर्नओवर, ठीक है, जिनका टोटल सेल, ग्रॉस रिसीव्ड और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन डू नॉट एक्सीड 1 करोड़, ठीक है, उनको छोड़ के अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव नहीं होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में, उनको छोड़ दो, ठीक है। अच्छा प्रोफेशन के केस में 50 लाख, इन केस ऑफ प्रोफेशन ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रोफेशंस रिस्पांसिबल फॉर पेइंग इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनको छोड़ के बाकी सबका काटा जाएगा क्या? टीडीएस, ठीक है। किसका काटेगा? एनी रेसिडेंट का। रेट क्या है? अगेन 10%। 10% बेसिकली बहुत ही पॉपुलर रेट है। 7.5% रेट चल रहा था कोरोना पीरियड में, 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक 7.5% का रेट लागू था, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब काटेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। बोलो सर 194A क्लियर हो रहा है?
सर थोड़ा मोनोटोनस लगेगा आपको, बिकॉज प्रोविजन का चर्चा चल रहा है, इसलिए बस इतना पूछूंगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना बता दो मुझे। बाकी जब आपके सामने टीडीएस रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप देखिएगा कि इसका किस तरह से यूज हो रहा है, आपको और अच्छा लगेगा। बट मुझे एक बार पूरा का पूरा सेक्शंस आपको बताना पड़ेगा। বোঝা যাচ্ছে সবাইকে? प्लीज टेल मी सर। Yes. 194B सर ये क्या है? सर 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम और एनी शॉट, इस तरह का कोई भी गेम से होता है कनेक्टेड। सर कितना अमाउंट रिसीव करने से टीडीएस काटेगा? सर 10,000 से ज्यादा अमाउंट अगर आप रिसीव करोगे तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। ठीक है। पर्सन पेइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ सच मीनिंग्स। ठीक है। किसका काटेगा? एनी पर्सन, जो भी इनकम करेगा विनिंग करेगा, केबीसी जीतेगा, ठीक है, या दादागिरी जीतेगा, जो भी आप लोग जानते हो, ये सब अलग अलग गेम्स चलता है। ठीक है। तो लॉटरी जीतोगे तो भी। सर रेट 30% है, आप लोगों को पता है सर, लॉटरी का रेट 30% है। ठीक है। लॉटरी से जो भी कमाओगे, गेम्स वगैरह, केबीसी वगैरह से जो भी इनकम करोगे, 30% टैक्स सरकार के घर में जमा करना है। कब करोगे? मतलब कब काटा जाएगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आपको काटने से पहले 30% काट लेगा। मतलब अगर 1 लाख जीतते हो, लेस 30%, हाथ में मिलेगा 70,000। 30,000 सरकार के घर में जमा हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम, जो आपको इनकम दे रहा है। मतलब जो लॉटरी वाले आपको लॉटरी का पैसा दे रहा है, वही सरकार के घर में जमा करेगा। तो 194B था ये, याद रखिएगा सेक्शन। 194BB बीबी सर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, थोड़ा अलग कर दिया यहाँ पर हॉर्स रेस को, बिकॉज हॉर्स रेस बहुत सारे जगह में थोड़ा सा अलग लेवल में डिस्कस किया जाता है। आपको पहले भी मैंने क्लास के अंदर बताया, हॉर्स रेस या मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस, इस तरह का। सर अगर आप हॉर्स रेस जीतते हो, 10,000 से ज्यादा रिसीव करते हो, तो यहाँ पर भी रेट 30% है। लेकिन सर कौन काटेगा? बुक मेकर और ए पर्सन होल्डिंग लाइसेंस, बुक मेकर और अ पर्सन होल्डिंग लाइसेंस फॉर हॉर्स रेसिंग। ठीक है, जिसको हॉर्स रेस का लाइसेंस है, और फॉर अरेंजिंग फॉर वेजरिंग। ठीक है, जो हॉर्स रेस में वेजरिंग करते हैं, वेजरिंग मतलब हार जीत का बीडिंग करते, जो लोग हार जीत का बोली लगाते हैं। ठीक है, या तो हारेगा या तो जीतेगा। ठीक है, अरेंजिंग फॉर वेजरिंग। ठीक है, वेज का मतलब ये, वेजरिंग का मतलब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, या तो हारेगा या तो जीतेगा, इस तरह का जो भी है बेटिंग टाइप का, हार जीत के खेल में जो लोग कनेक्टेड होते हैं, जिनके पास लाइसेंस होते हैं, बेटिंग इन एनी रेस कोर्स। ठीक है, बेटिंग इन वेजरिंग, बेटिंग इन एनी रेस कोर्स। ठीक है, ये लोग आपको आपका ये पेमेंट काटेगा। ठीक है, ये लोग आपका पेमेंट काटेगा। और किसका काटेगा? जो भी हॉर्स रेस में जाएगा और भाग लेगा। ठीक है, एनी पर्सन, जो भी पेमेंट मिलेगा जिसको, एनी पर्सन। कब होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो 194BB हॉर्स विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस के बारे में है। ठीक है, 10,000 से ज्यादा इनकम करोगे, 30% टीडीएस देके फिर घर आना। ठीक है सर। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 194C, ये सब टीडीएस में चल रहा है सर। 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करने के टाइम पे भी टीडीएस का बात आता है। सर ध्यान से देख लीजिए, सिंगल सम क्रेडिटेड और पेड। आप सिंगल सम पे कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो या फिर पे कर रहे हो, कितना? ग्रेटर देन 30,000, और द एग्रीगेट ऑफ सम्स क्रेडिटेड और पेड टू ए कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1 लाख, पूरा फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख, या फिर सिंगल अमाउंट 30,000। ठीक है, सिंगल अमाउंट 30,000 मतलब किसी एक पार्ट में आप 30,000 ज्यादा पे करोगे, या पूरा साल भर में 1 लाख से ज्यादा पे करोगे, आपको टीडीएस काट के ही पेमेंट करना चाहिए। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम लेते हैं। और आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर से टीडीएस काटिएगा। ठीक है, तो कितना काटना है टीडीएस, वो मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। बहुत ही वाइटल पॉइंट बताने जा रहा हूँ सर। ठीक है, इतना देर से जो बात हो रहा था और कॉन्ट्रैक्टर का बात जो है, थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा परसेंटेज वगैरह में, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। अच्छा, तो क्या बात है सर, सिंगल पेमेंट 30,000 से ज्यादा, साल भर का एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख से ज्यादा, अगर ऐसा बात है तो टीडीएस काटिए। नीड नॉट डिडक्ट टैक्स वेयर सम इज क्रेडिटेड और पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, पर्सनल पर्पस में जरूरत नहीं है, बट बाकी पर्पस में जरूरत है। सर कौन काटेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट काट सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह,
सेंट्रल और स्टेट प्रोविजनल कॉर्पोरेशन, कंपनी, फार्म, ट्रस्ट, registered society, cooperative society, university established under central or state provisional act, declared university under UGC act, government of foreign state or a foreign enterprise, individual HUF whose total sales, gross receipts or turnover from business or professions, जिनका बिजनेस प्रोफेशन से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या प्रोफेशंस है तो 50 लाख से ज्यादा रिसिप्ट है। कितने का ज्यादा रिसिप्ट है? 50 लाख से ज्यादा रिसिप्ट है, ठीक है, तभी जाके आप उनसे टीडीएस काटिएगा ड्यूरिंग इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वही लोग काट सकता है। किसका काटेगा? किससे टीडीएस काटेगा? एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। मतलब आप लोग जानते हो ना, जैसे अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट में काम होता है सर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो लेबर सप्लाई करते हैं, है ना, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट में किसी जगह को बनाने का काम कर रहा है, जैसे कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कोई बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है सर, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, अलग अलग कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट होते हैं। या फिर कहीं पर लेबर का जरूरत है, हाईवे बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं पर नॉर्मल गाँव का काम चल रहा है, जो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा उस हर एक जगह में आपको ये काटना पड़ेगा। और कौन काटेगा सर? वो लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या बिजनेस या कंपनी हो, अगर बिजनेस प्रोफेशंस करते हैं नॉर्मल लोग, अगर उनका बिजनेस से 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है या प्रोफेशन करते हैं 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं, तो उनको टीडीएस काट के पेमेंट करना चाहिए, ठीक है, मतलब टीडीएस काट लेना चाहिए। किन से काटेंगे? कॉन्ट्रैक्टर से काटेंगे। एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर। समझ में इतना आ गया सर? अब सवाल उठता है सर कितना रेट काटेंगे कॉन्ट्रैक्टर से? मतलब कॉन्ट्रैक्टर को अगर मैं बोला कि भाई 10 लाख का काम है, तो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद जब आप उनको 10 लाख पेमेंट करोगे तो उसके बेसिस में आप टीडीएस काट लेना, ठीक है। कौन कौन काट सकता है टीडीएस वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से। अब रेट क्या है वो देख लो सर। 1% का भी रेट है। ये 1% रेट डिस्काउंट चल रहा था 0.75%, ये जो 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में, ठीक है। मतलब पेमेंट करने से पहले 1% टीडीएस काट लो कॉन्ट्रैक्टर से। किस पे लागू हो रहा था? इफ द पेई इज एन इंडिविजुअल और HUF, अगर पेई जो है वो कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम कर रहा है, और उनका पेमेंट काटा जाएगा। जो भी पेमेंट है उनसे 1% लिया जाएगा। 75.75% का भी रेट था 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। आई होप कि इतना क्लियर हो रहा है सर। बोलो, एनी डाउट? समझ में आ रहा है? हाँ सर। একবার বুঝিয়ে দেবেন কোনটা বল আরেকবার। তো এই যে সার্কেল করা রয়েছে 194 সি এর 1% 1% টিডিএস মানে এতক্ষণ আমরা 10% 30% টিডিএস দেখছিলাম। এখানে কন্ট্রাক্টরকে যে পেমেন্ট করা হবে, কন্ট্রাক্টরের পেমেন্ট, ধর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কোনো কন্ট্রাক্ট নিয়েছিস, ধর তুই একটা ইন্ডিভিজুয়াল, ঠিক আছে, তুই সেন্ট্রাল বা স্টেট গভর্নমেন্টের কোনো কাজ নিয়েছিস, ধর গভর্নমেন্টের কাজ আছে 1 কোটি টাকার, ঠিক আছে, তো 1 করোড়ের তোর কন্ট্রাক্ট আছে, তো 1 করোড় তোকে পেমেন্ট করবে গভর্নমেন্ট, ঠিক আছে, কিন্তু তোর থেকে 1% ট্যাক্স কাটবে। ওকে, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। মানে এই যে একটু আগে যেগুলো দেখছিলাম, थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देख रहे थे, विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। यहाँ पर तुम 10,000 का, अगर 10,000 से ज्यादा अगर तुम्हें लॉटरी से जीतते हो, ठीक है, 10,000 से ज्यादा जीतोगे तो टीडीएस काट के पेमेंट होगा, ठीक है। 10,000 का कम होगा तो फिर वो टोटल इनकम पे ऐसे ही काउंट होगा कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी बोल के, ठीक है। वो सैलरी, जैसे आप अलग अलग इनकम को जोड़ते हो ना, वो अदर सोर्स में इनकम के हिसाब से जोड़ देना। बट अगर 10,000 से ज्यादा है तो आपका टैक्स पहले ही काट लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ना ये सब जगह में रिस्क नहीं लेना चाहता, बाद में ढूंढेगा नहीं आपको कि भाई टैक्स दो, ठीक है, आप गायब हो जाओगे तो सरकार बोलेगा 10,000 आपको देंगे बट 3,000 मेरे घर पे जमा करो, 7,000 देके घर जाओ। सर यही एडवांस टैक्स आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो ना। ये जो 3,000 का आपने टीडीएस आपका काट लिया, बाद में मानो आपने अलग अलग सोर्स से इनकम किया, आपका सैलरी सोर्स हो सकता है, आपका हाउस प्रॉपर्टी सोर्स हो सकता है, मैंने आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन पे कराया आपका। তখন থেকে ডিডাকশন করতে পারা যাবে। यस यस, तब तुम डिडक्ट कर सकते हो।
सपोज तुमने सैलरी, एचपी, सीजी अलग अलग सोर्स से 15 लाख कमाया, ठीक है। अब तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी बाद में, से फॉर एग्जांपल मैं अब एक जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूँ सर, ठीक है। से फॉर एग्जांपल तुम्हारा 15,000 का टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, ठीक है। 15,000 का टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, बट आपका 3,000 का टीडीएस पहले दिया हुआ है ना, माइनस कर दो टीडीएस के नाम पे। अगर तुम्हारा एडवांस टैक्स दिया हुआ है, माइनस कर दो, ठीक है। इस तरह से डबल टैक्सेशन नहीं करना है, बस यही बात है। वो चीज मैंने आपको कंप्लीट सम्स के अंदर दिखाया ऑलरेडी कि किस तरह से टीडीएस, टीसीएस या एडवांस टैक्स को यूज करना है। और भी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना होगा आइडिया क्लियर करने के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं आपको घर पे करने के लिए दे दूंगा आज, ठीक है। तो आप लोग घर में बैठे बैठे ना कंप्लीट सम्स जरूर कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है। और ये जो डिटेल्स हैं, ठीक है, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स का, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। जरूरत पड़ने से अभी थोड़ा थोड़ा शुरू में आपको दिक्कत होगा, पर जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस आप बढ़ाते जाओगे, ऑटोमेटिक आपको दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में अगर आप किसी को भी 30,000 से ज़्यादा सिंगल पेमेंट करते हो, या एनुअली 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट करोगे, और वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है, सेंट्रल और स्टेट प्रोविजनल कॉर्पोरेशन हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फार्म हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल और स्टेट प्रोविजनल एक्ट हो सकता है, डिक्लेयर्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है अंडर यूजीसी, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट और फॉरेन एंटरप्राइज हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकते हैं, एचयूएफ हो सकते हैं। बट इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में थोड़ा कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर साल भर का बिजनेस का, अगर आप बिजनेस करते हो तो 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर 50 लाख से ज्यादा आपका रिसिप्ट है प्रोफेशनल के केस में, तभी जाके आप टीडीएस काटने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। रेट ऑफ टीडीएस 1%। बीच में कोरोना पीरियड में 14 मई 2020 से लेके 2021 31 मार्च तक 1% की जगह 0.75% चार्ज हो रहा था। अब यही रेट चेंज होके 2% हो सकता है। किसके लिए? ध्यान से देखिए सर, 1% का रेट चेंज होके 2% का रेट हो जाएगा। 1.5% फॉर दिस पीरियड, हाँ, कम किया गया, डिस्काउंट दिया गया था। सम पेड और क्रेडिटेड इफ द पेई और एनी अदर पर्सन, सम पेड और क्रेडिटेड इफ द पेई इज एनी अदर पर्सन, मतलब एनी अदर पर्सन मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ छोड़ के, ठीक है, कोई भी। एज पर इनकम टैक्स जो 7 तरह का पर्सन होते हैं, लाइक एओपी, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है। उसके केस में 2%। द रेट ऑफ, अच्छा, ये 2% की जगह 1.5% बीच में था। रेट ऑफ 0.75 एंड 1.5 आती पीरियड फ्रॉम 14 मई 2000, मतलब ये जो 0.75 और 1.5 जो डिस्काउंट चल रहा था वो 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक चालू था, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो नॉर्मल केस में 1%, बाकियों के केस में 2%। सर कब काटेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। जब कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, टीडीएस काट के क्रेडिट होगा एट द टाइम, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। या तो जब आप क्रेडिट करोगे मतलब ड्यू करोगे, ठीक है, जब ड्यू करोगे तब, या फिर जब पेमेंट करोगे तब, व्हिच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर कैश बेसिस हो रहा है तो कैश बेसिस, अगर एक्रूअल बेसिस हो रहा है तो एक्रूअल बेसिस, ठीक है। मतलब अकाउंट्स में तो शो करना है ना, तो वही बात यहाँ पर कर दिया। 194C थोड़ा अलग बात था, क्लियर है? 194C, ओके सर। अब बात करते हैं 194D पे। सर इंश्योरेंस कमीशन का बात है। इंश्योरेंस में कमीशन मिलता है ना, हाँ, जो लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं उनको कमीशन मिलता है, LIC एजेंट वगैरह को। अरे है सर। तो सर कौन काटेगा इंश्योरेंस का एजेंट का पैसा? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशंस और रिवॉर्ड फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्यूरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, जैसे LIC एजेंट। LIC का IPO आ रहा है, मैं भूल गया था बोलना। हाँ, LIC स्टॉक, हाँ बोलो सर। 5% আসছে স্যার, 5% से দিচ্ছে। 5% डाइवेस्ट कर रहा है सर। मैंने अभी तक पूरा डिटेल्स चेक नहीं किया। স্যার 30,000 কোটি টাকা তোলার জন্য আসছে বলছে এখন মার্কেট। 30,000 না 21,000, মোস্ট প্রবাবলি 21,000 crore। 30 দেখছিলেন যে স্যার 30,000 বললো যে 1 লাখ
1 লাখ কোটি তোলার জন্য আসছিল, কিন্তু সেই 30,000 কোটি তুলবে বলছে नहीं আপাতত। 21,000 ये देख। তাহলে সে আবার কমে গেছে। The government of India aims to sell a 3.5% stake in the company through an offer for sale. 5 আমি যাদের জন্য তখন 5% ছিল, এসে 30,000 বলেছিল। ये latest है। Equity share aggregating up to 21,000 crore, making it the biggest IPO ever in India। हाँ, अब पेटीएम 18,000 करोड़ के लिए आया था, ठीक है, बट पेटीएम के वैल्यूएशन को लेके बहुत डाउट था, ठीक है, इसलिए पेटीएम का शेयर को बहुत जोर से धक्का मिला। बट LIC आ रहा है 21,000 करोड़ के लिए, अभी तक का भारत का सबसे बड़ा IPO आ रहा है। इससे पहले SBI कार्ड था, पेटीएम था, ठीक है, बट उनको भी पीछे छोड़ के LIC आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा सेवर्स। जानते हो ना LIC क्या है? LIC इंडिया का सबसे बड़ा सेवर्स है, मतलब भारत में लोगों के पास जो पैसा होता है ना, उसका सेविंग सबसे ज्यादा LIC के पास ही होता है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है जितना LIC के पास खुद के पास है। LIC 1956 में आया था, इनकॉर्पोरेट हुआ था आफ्टर मर्जिंग एंड नेशनलाइजिंग 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। It is the largest life insurer in the country with a market share of 64% in terms of premiums। प्रीमियम के हिसाब से इनका मार्केट शेयर 64% है। टोटल भारत में जितना लोग इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, उसका 74.6% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज। मतलब भारत में 100 लोगों में से 74 लोग LIC के पास ही अपना पॉलिसी बनाते हैं। एंड 81.1% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसीज इशूड फॉर फिस्कल 2021। As of September 30, 2021, LIC operated 8 zonal offices, 113 divisional offices, and more than 4,700 branches or satellite and mini offices, and is the largest asset manager in India। LIC के पास 39 लाख करोड़ के पास मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM। September 30, 2021 के हिसाब से है। On a standalone basis, which was more than 3.3 times of the total asset under management of all private life insurance players in India। मतलब भारत में जितना प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स है, उनसे 3 गुना से भी ज्यादा, 3.3 टाइम्स ज्यादा इनके पास एसेट है। 80.5% ऑफ इंडिया एनालाइज्ड GDP, मतलब भारत का टोटल GDP का 18.5% LIC के पास है, एनुअल GDP का 2022 के हिसाब से। मतलब आप समझ सकते हो LIC के पास कितना पैसा है। हर कोई LIC का एक चुटकी शेयर पाने के लिए पागल होगा, जरूर पागल होगा। LIC is also the biggest player in Indian equity market as of September 30, 2021. Its investment in listed equity represented around 4% of the total market capitalization of NSE। मतलब LIC आने के बाद कि ये भारत का मतलब एक्चुअली LIC मतलब जो NSE में जितना मार्केट में NSE के थ्रू से जितना कंपनी लिस्टेड है सर, उसका 4% ऑफ टोटल मार्केट कैपिटल LIC के पास है। मतलब LIC के थ्रू से LIC क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। LIC हमसे इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं और बदले में वो पैसा वो मार्केट में लगा देते हैं। As of September 30, 2021, its investment in listed equity around 4% of the total market capitalization of NSE। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितना टोटल कैपिटल का मतलब कंपनी है, उसका 4% सिर्फ LIC का है। इतना बड़ा मार्केट में एक कंपनी का 4%, मतलब आप सोच नहीं सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3.5% स्टेक लेके आ रहा है, जिसका वैल्यूएशन है 21,000 करोड़, एंड इट इज द बिगेस्ट IPO एवर इन इंडिया। हाँ सर, बिगेस्ट IPO, मोस्ट प्रोबब्ली फोर्थ नहीं कोट इंडिया। बोलो। তাহলে স্যার এই যে 21,000 কোটি টাকা তোলার জন্য যে আসছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার এই টাকাটা তুলে দিলে তারপরে কি বন্ধ করে দেবে নাকি তারপর তো রানিং করতেই পারে নিজে, বাইব্যাক না করে তো রাখতে পারে? हाँ, क्यों बंद क्यों करेगा, बंद नहीं करेगा, मार्केट में ट्रेड करेगा, बदले में पैसा मिलेगा, और क्या। তাহলে তো স্যার 3.5%। স্টেক করে বাড়িয়ে দিতে পারে স্যার। এখন हाँ, 21,000 কোটি फ्यूचर করছে में, তাহলে हाँ फ्यूचर में ऑफर फॉर सेल ला सकता है जरूरत के हिसाब से। अभी गवर्नमेंट 3.5% আরো से, তখন চাইলে আরো 2-3% আরো বাড়িয়ে দিতে পারে हाँ সেই कर ক্ষেত্রে। सकता है, कर सकता है। ये इसके थ्रू से जो पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट में लगाएगा या कंपनी LIC अपने बिजनेस पे लगाएगा, है ওটাই ना। ওটাই স্যার সে নিয়ে হেডিং করেছিল বড় বড় করে, গভর্নমেন্টের কাছে এখন অর্থনৈতিক টান পড়েছে, তাই জন্য यस, LIC বেশ। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ठीक है, टान तो ওই है জন্য ना। স্যার এখন একটাই হাত LIC বলছে, গভর্নমেন্টের এখন একটাই হাত আছে, সেটা হচ্ছে LIC। कोविड 19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठे बैठे लोगों को खाना खिलाया सर, है ना। भारत जैसे देशों में হ্যাঁ
भारत जैसे देशों में जो जस्ट फ्यू इयर्स, हार्डली 10-15 इयर्स या 20 इयर्स या 30 इयर्स मैक्सिमम, भारत एक्चुअली अपने पैरों में खड़ा हुआ है। मतलब आज के डेट में ऐसा हुआ है कि कम से कम हम लोग खुद का खाना बना लेते हैं टोटल में, हमें खाने के लिए तरसना नहीं पड़ता। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियंस के लिए। सर भारत जैसे देशों में जहां आबादी का बाढ़ है सर, इतना ज्यादा पॉपुलेशन का बाढ़ है, मैं आपको बोल नहीं सकता, आप भी जानते हो, ठीक है। ऊपर से अगर वेस्ट बंगाल या बिहार जैसे स्टेट को देखोगे जिसको संभालना नामुमकिन जैसा हालत में है, नामुमकिन जैसा। मतलब इतना पॉपुलेशन कंट्रोल करना, लोगों को बैठे बैठे खाना खिलाना कोई आसान बात थोड़ी है। गवर्नमेंट फार्मर से सब्सिडी से फसल खरीदते हैं, ऊपर से सब्सिडी देते हैं किसानों को खेती करने के लिए, क्या करेगा, गरीब किसान है। ऊपर से जो भी फसल बनते हैं उससे भी सब्सिडी देके फसल को खरीदते हैं, और फिर वही फसल गवर्नमेंट रिजर्व करते हैं, फिर राशन सिस्टम में भी अलग से बांटते हैं, आप लोग जानते हो राशन कार्ड के बारे में। और जब कोविड जैसा हालत होता है, गवर्नमेंट सारे के सारे लोगों को खाना फ्री में बांटते हैं, और कोविड जैसे हालत में बहुत पैसा खर्चा हुआ है। ऊपर से जो ऑयल के ऊपर जो प्रॉब्लम है सर, ऑयल प्राइस में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, एक्चुअली ऑयल के ऊपर बॉन्ड है सरकार का, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास ऑयल बॉन्ड में लोन लिया हुआ है। अब ये जो लोन का इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट सरकार चाहता तो कम कर सकता था, मतलब सरकार चाहता था, मतलब ऑयल प्राइस को कम कर सकता था, पेट्रोल डीजल प्राइस को सब्सिडी देके कम कर सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी फाइनेंशियली मुश्किल में है, बिकॉज कोविड-19 बहुत बड़ा धक्का दिया है, नॉट जस्ट इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बट सर जिसके परिवार का संख्या 140 करोड़ है, ऐसा कंट्री के लिए तो मुश्किल और ज्यादा। साइज में भी हम चाइना जैसा नहीं है। हम लोग बहुत बार क्रिटिसाइज तो कर देते हैं, चाहे पावर में कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चिंता का बात है, ठीक है। तो 140 करोड़ फैमिली मेंबर्स, इतने सारे लोगों को देखना है। रिच कितना है, 10% भी नहीं होगा सर हमारे टोटल पॉपुलेशन का प्रॉपरली। बाकी 90% पॉपुलेशन को सरकार को ही देखना होता है, जरूरत पड़ने से खाना भी खिला सकता है। हाँ जरूर नहीं, हर कोई लाइन नहीं लगाता, बट फिर भी 30-40 करोड़ लोग तो लाइन लगा ही देता है। और 30-40 करोड़ मतलब पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इवन मिडिल ईस्ट को भी एक कर दो, जितना पॉपुलेशन होता है उतना है, 30-40 करोड़। मतलब पूरा मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और श्रीलंका, नेपाल, भूटान मिला के भी इतना लोग नहीं होगा। अब यूको के भी इंक्लूड कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को कितना पैसा चाहिए। तो जब गवर्नमेंट को इतना पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट के पास और कोई चारा भी है नहीं। इसलिए बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहा है कि एलआईसी को क्यों प्राइवेट, मतलब बेसिकली मार्केट में ला रहा है, क्यों उसको डाइवेस्ट कर रहा है। बट गवर्नमेंट नीड मनी, कहाँ से करेगा, अपना ही एसेट है, बेच के करेगा और क्या करेगा। और अच्छा ही है, पब्लिक को भी थोड़ा बहुत एलआईसी का चंक मिल जाएगा, अच्छा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट जाने। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम? अब हाँ सर। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देगा तो हाँ पब्लिक खुश हो जाएगा, पब्लिक के लिए बहुत राहत होगा कि भाई पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया है और क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन मुश्किल ये हो जाएगा कि फ्यूचर में दिक्कत बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बार्डन पब्लिक पे आता है, अल्टीमेट बार्डन हमेशा पब्लिक पे आता है। गवर्नमेंट का क्या है आज जो सत्ता में है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहे हैं, बस ये इंश्योर करना चाहिए कि सर सरकार देश को बेच ना दे, जैसे पाकिस्तान का हालत है, जैसे श्रीलंका का हालत है, जैसे नेपाल का हालत है। देश को बेच ना दे सर, ये जरूरी है। सब्सिडी के नाम पे बेच देगा तो फिर आपका कुछ नहीं रहेगा, मतलब फॉरेन कंट्री को बेच देना, प्राइवेटाइज सिस्टम करना, जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करना अलग बात, आपके कंट्री के अंदर ही है। बट आप चाइना को बेच देते हो, आप अमेरिका को बेच देते हो, ये सिचुएशंस खतरनाक हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। इंश्योरेंस कमीशन अगर आपको मिलता है सर 15,000 से ज्यादा अगर फाइनेंशियल ईयर में कमीशन मिलता है तो टीडीएस काट के पेमेंट होना चाहिए। किसको होना चाहिए? एनी रेसिडेंट। रेट कितना बोला? 5%, ठीक है।
सर ये 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में 3.75% का था, ठीक है। At the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment whichever is earlier. तो इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट 15,000 से ज्यादा हो तो 5% का TDS है, ठीक है। कोरोना पीरियड में थोड़ा डिस्काउंट था। सर 194 DA एनी सम अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी का पेमेंट मिलेगा, ठीक है। आपका पॉलिसी का पेमेंट मिलेगा TDS काट के अगर पॉलिसी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा हो या 1 लाख की इक्वल हो। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट टू ए पे इन ए फाइनेंशियल ईयर अगर 1 लाख से ज्यादा होता है या इक्वल टू 1 लाख होता है तो TDS काट के पेमेंट मिलेगा। कौन काटेगा? एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम अंडर LIP इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। अगर कुछ बोनस भी दिया है तो किसका काटेगा? एनी रेसिडेंट। कितना TDS काटोगे? मतलब गवर्नमेंट के मतलब जो भी इंश्योरेंस बिजनेस कितना प्रीमियम काट मतलब TDS काटेगा आपका 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ द इनकम कंप्राइज्ड 3.75% जब पीरियड 14 मई से 31 मार्च का था, ठीक है। ये 1 लाख के ऊपर या 1 लाख के समान होने पे मतलब इक्वल मोर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। कब काटा जाएगा सर? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। 194E पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट पर स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज। सर ये कौन है? पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशंस ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 115 BBA 115 BBA के अंदर भी इसके बारे में बोला गया था सर, ठीक है। कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट कर रहे हो या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट कर रहे हो तब भी आप TDS काट के पेमेंट करना। सर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन मतलब फॉरेन प्लेयर जो IPL के लिए खेलने के लिए आते हैं सर। हेलो, IPL के लिए फुटबॉलर भी आते हैं ना, फुटबॉलर भी ISL के लिए खेलने आते हैं या फिर मोहन बागान ईस्ट बंगाल में भी जब खेला होता है सर इंडियन लीग का उसमें भी आते हैं। तो जो भी फॉरेन प्लेयर्स हमारे देश में खेलने के लिए आएगा उनको जब पेमेंट मिलता है उस पर भी TDS काटा जाता है, ठीक है। और अगर आप कोई फॉरेन एसोसिएशंस को स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसे कि से फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, या किसी भी फॉरेन बोर्ड को आप पेमेंट कर रहे हो, एक्चुअली जो मैच चलता है ना तो इसके ऊपर बेस करके पेमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, बोर्ड को मिलता है पैसा, कुछ पैसा। तो जो भी पेमेंट आप इंडिया से करोगे वो TDS काट के होगा। कौन काटेगा? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दी पेमेंट। जैसे कि अगर BCCI पेमेंट करेगा तो BCCI, ठीक है। BCCI पेमेंट करेगा तो BCCI को पेमेंट काटना पड़ेगा मतलब TDS काटना पड़ेगा। किससे काटेगा? नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन इंक्लूडिंग एन एथलीट, ठीक है, एथलीट भी इसके अंदर काउंट होगा। और एंटरटेनर हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस जो भी है। कितना TDS काटेगा सर? सर 20.8%, 20.8% हाई रेट है सर। 20% का TDS काट के 20.8 20.8% TDS काट के पेमेंट करो इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 20.8 और इसके बीच अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का 4% भी काटेगा, ठीक है। कब काटेगा सर? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। सो दैट इज 194E, ओके। बोलो सर 194E क्लियर हुआ? हाँ सर। 194EE पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। सर अगर आप नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा रखते हो और अगर आपको नेशनल सेविंग स्कीम के थ्रू से पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम 2,500 से ऊपर 2,500 से ऊपर अगर आपको मिलता है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इंडिविजुअल और HF के लिए लागू होता है 10% का रेट है, TDS काट के आपको सेविंग्स का पैसा मिलेगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। 2,500 से ऊपर जाने से होता है 194EE। 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स बोंगो लक्की बम्पर, नाम तो सुने होंगे। हाँ सर, हमारे वेस्ट बंगाल में चलता है बोंगो लक्की बम्पर, होली बम्पर, दिवाली बम्पर। हाँ, अरे सुना कि नहीं सुना? लॉटरी टिकट कंपनी का नाम ऐसा ही तो होता है।
मैंने जितना देखा ऐसा ही नाम सुना मैं। आप लोग नहीं सुने इस तरह का नाम लॉटरी टिकट वाले का? सर जो लॉटरी का टिकट बेचता है ये बहुत बड़ा बिजनेस है आजकल। सियालदा में तो लाइन लगा के बैठे रहते हैं सर, आप लोग भी देखे होंगे। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स में जो कमीशन मिलता है, अगर उस पर 15,000 से ज्यादा का कमीशन है, ठीक है, तो जो भी कमीशन लेके लॉटरी का टिकट बेचते हैं उनका भी टीडीएस काट लेना 5%। ठीक है, 3.75। आपको पता है किस पीरियड का बात मैं कर रहा हूँ। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, रेम्युनरेशन और प्राइस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑन द लॉटरी टिकट्स, किसका काटेगा? एनी पर्सन जो लॉटरी टिकट का स्टॉकिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है, परचेसिंग और सेलिंग लॉटरी टिकट करते हैं, ठीक है, इनसे काटा जाएगा। ये 194 जी 194 जी में बोला गया है। सर 194 एच कमीशन और ब्रोकरेज, सर किसी भी तरह का कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि ब्रोकिंग कंपनी, ब्रोकिंग फार्म, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर, हाउसिंग ब्रोकर, ठीक है, हाउसिंग ब्रोकर जैसे 99 एकड़, इस तरह का 15,000 से ज्यादा का कमीशन सर ब्रोकरेज आपको मिलता है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा 5% का। ठीक है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ हुज टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसीप्ट्स 1 करोड़ से ज्यादा और 50 लाख से ज्यादा रिसिप्ट्स है तो वो काट सकता है। ठीक है, किसका काटेगा? एनी रेसिडेंट का काटेगा। और कब काटेगा? जब अकाउंट क्रेडिट होगा या फिर पेमेंट होगा। 194 आई रेंट पेमेंट करने के टाइम पे भी टीडीएस काटने का रूल है। कितने का रेंट बता रहे सर? 2,40,000 इन ईयर। अगर रेंट का वैल्यू ईयरली 2,40,000 से ज्यादा है, ठीक है, याद रखिए, किस कौन काट सकता है? एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ पे लागू नहीं होता, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ उस पे लागू होता है जिसका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है या टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, याद रखिए, नॉर्मल इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के जिस इंडिविजुअल का ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है उस पे लागू हो जाएगा। मतलब वो रेंट के लिए टीडीएस काट के ही रेंट कलेक्ट करेगा। ठीक है, अपना रेंट कलेक्ट करेगा, मतलब रेंट पेमेंट करने के टाइम पे टीडीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है, और सरकार को जमा करेगा। किससे कलेक्ट करेगा? एनी रेसिडेंट से जिनका जो 2,40,000 से ज्यादा रेंट सालाना देता है। अच्छा सर, यहाँ पर थोड़ा और देखिए, रेंट किस किस केस में क्या है, थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पर। फॉर प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, अगर आप प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट के लिए रेंट देते हो तो 2% का रेट है। सर आपको पता है डिस्काउंट कब दिया जा रहा था? ठीक है, 14 मई से 31 मार्च 2021 तक, 2020 से लेके। तो प्लांट मशीनरी का अगर रेंट है तो 2%, लैंड बिल्डिंग का है एंड अपार्टमेंट टू अ बिल्डिंग फर्नीचर और अपार्टिनेंट टू, अच्छा, लैंड बिल्डिंग एंड अपार्टिनेंट टू अ बिल्डिंग फर्नीचर और फिटिंग्स एक्सेट्रा जो जुड़ा हुआ है लैंड बिल्डिंग के साथ, 10%। ठीक है, तो प्लांट मशीनरी का 2%, बिल्डिंग वगैरह का 10%। ठीक है, अच्छा, और ये 1.5% और 7.5% कब लगता है? यू नो कब पेमेंट होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। सर लंबा लिस्ट चल रहा है, बोलो सर। अप टू 194 आई क्लियर है या नहीं? हाँ सर। सर 194 आई है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकते आप, बट अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है सर, अगर आप किसी को कोई लैंड बेसिकली ट्रांसफर कर रहे हो और इसका वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन काटेगा? सर एनी पर्सन बीइंग ए ट्रांसफरी other than a person referred to in section 194 LA responsible for paying compensation for compulsory acquisitions of immovable property other than rural agricultural land। ये लोग कर सकते हैं। कितना परसेंटेज काटेगा? अच्छा, रेसिडेंट ट्रांसफरर किससे काटेगा? जो ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल संपत के पास कोई जमीन है, संपत ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और को, तो जो रेसिडेंट ट्रांसफरर है उनसे पेमेंट काटा जाएगा। मतलब पेमेंट आपको मिलेगा ना, जो ट्रांसफरर है 50 लाख उसी को मिलेगा, तो जो पेमेंट कलेक्ट करेगा उससे टीडीएस काटा जाएगा। सिंपल बात है, इनकम जिसको होगा, इनकम अर्न जो करेगा वो टीडीएस काटे, उनसे टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, एनी पर्सन बीइंग ए ट्रांसफरी, ठीक है, एनी पर्सन बीइंग ए ट्रांसफरी अदर देन ए पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 194 LA responsible for paying compensation or compulsory acquisitions
उनको छोड़ के जो कंपल्सरी एक्विजिशंस करते हैं। कितना रेट है सर? 1% का। कब होगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम ऑफ द अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज। तो ये था एग्रीकल्चरल लैंड छोड़ के इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का टीडीएस। फिर 194 IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और HUF। सर अगर 50,000 ऑफ पर मंथ, 50,000 फॉर ए मंथ और ए पार्ट ऑफ द मंथ, अगर आप किसी को भी पेमेंट करते हो तो टीडीएस काट के पेमेंट करना। 50,000 पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, तो टीडीएस काट के करना। कितना है? 5% का रेट है। ठीक है, कौन काटेगा आपको पता चल गया सर। इंडिविजुअल HUF अदर देन इंडिविजुअल HUF में उसको छोड़ दी, मतलब उनको छोड़ दिया जाता है। इंडिविजुअल और HUF काट सकता है अदर देन इंडिविजुअल HUF हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीप्ट टर्नओवर बिजनेस और प्रोफेशंस 1 करोड़ से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा। ठीक है, उनको छोड़ के बाकी कर सकता है। मतलब वो काटेगा, किससे काटेगा? एनी रेसिडेंट से काटेगा। अच्छा, 194 IC। सर 194 IC क्या बात करता है? पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के थ्रू से अगर कुछ भी पेमेंट किसी को कोई कर रहा है जो गवर्नमेंट के हिसाब से स्पेसिफाइड है, तो ऐसे केसेस में 10% का टीडीएस है। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कि इतना करेगा तो इतना होगा। पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट के हिसाब से स्पेसिफाइड है सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A के हिसाब से। ठीक है, कोई मतलब लिमिट नहीं लगाया, पर रेट 10% लगा दिया। ठीक है, 194J सर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट आल्सो। ध्यान से सुनिए सर। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी और नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस समझते हो? नॉन कंपटीशन फीस मतलब आप मेरी दुकान के सामने दुकान मत लगाओ, बदले में ये पैसा रखो और दूसरे जगह में दुकान लगाओ, कंपटीशन मत दो मेरे को। ठीक है, इसको नॉन कम्पीट फीस बोला जाता है। तो जो भी ये नॉन कम्पीट फीस कलेक्ट करेगा, हो सकता है नो प्रॉब्लम, अगर आपको राजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कोई मना नहीं कर सकता कि भाई मेरे दुकान के सामने आप दुकान मत लगाना, या मेरे प्रोफेशनल के सामने दूसरा शॉप मत लगाइए। ऐसा कोई बोल नहीं सकता। आपका फंडामेंटल राइट्स है, आप कहीं पर भी कोई भी बिजनेस या ट्रेड कर सकते हो। हमारा संविधान हमें ये ताकत या पावर देता है। बट अगर कोई नॉन कंपटीशन फीस लेके किसी के साथ एडजस्टमेंट करता है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी। रॉयल्टी समझते हो ना? कोई एसेट्स, आपका कोई एसेट है या फिर आपका कोई क्या बताऊं मैं आपको, हाँ मतलब आपका कोई फॉर्मूला है, आप किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो और बदले में रॉयल्टी रिसीव कर रहे हो। रॉयल्टी का बंगाली होता है राजस्व। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि मेरा संपत्ति है, उसको यूज आपको करना है, तो बदले में आप मेरे को अमाउंट भरते रहना। ठीक है, तो फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी। जैसे मानो कि गवर्नमेंट के पास टेलीकॉम है, ठीक है, टेलीकॉम बिजनेस है, क्या बोलते हैं उसको? टेलीकॉम बिजनेस का जो लाइसेंस होता है इसका क्या नाम होता है सर? कोई बता सकते हो? ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर है, ये लोग एक लाइसेंस लेते हैं सरकार से। क्या लाइसेंस बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम। अरे स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना। तो ये स्पेक्ट्रम लाइसेंस सरकार के पास होता है, सरकार ये लाइसेंस बेचता है। जो खरीद पाता है वही मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस कर सकता है। जैसे कि जियो, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, इनके पास लाइसेंस है तो वो कर रहा है। सरकार के पास कोल माइंस है, सरकार उसको रॉयल्टी में लगा दिया कि भाई मेरा कोल माइंस आप यूज करोगे, बदले में मेरे को इतना रॉयल्टी देना। ठीक है, जैसे आजकल मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि जो रेल स्टेशन है ना सर, रेल स्टेशन को भी ऐसे ही रॉयल्टी सिस्टम पे लगा देगा। सरकार का स्टेशन होगा लेकिन प्राइवेटाइज कॉन्सेप्ट में रेलवे स्टेशन को दे देगा। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन को, जैसे कि हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, इस तरह का रेलवे स्टेशन ऑलरेडी किसी किसी जगह में चालू हो भी स्टार्ट हो गया है। जैसे एयरपोर्ट में भी चालू हो गया है। जैसे एयरपोर्ट बहुत सारे जगह में अदानी कंट्रोल करता है, मतलब अदानी को बोला भाई आप एयरपोर्ट को मैनेज करो, बदले में सरकार को इतना इतना पैसा दे दो। ठीक है, ऐसा ही रेलवेज में भी करेगा, बिकॉज प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए पूरा रेलवे का प्लेटफॉर्म मैनेज करेगा कोई प्राइवेट ऑपरेटर, बदले में सरकार को रॉयल्टी मिलेगा। कंट्रोलिंग सरकार के हाथ में रहेगा, संपत्ति प्राइवेट नहीं होगा। ठीक है, वो एक लाइसेंसिंग कॉन्सेप्ट में काम करेगा।
इंटरेस्टिंग है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है सर। बट हाँ, हर चीज का एक नेगेटिव और पॉजिटिव एरिया जरूर होता है, ठीक है। अब वो अलग बात, वो अलग मतलब डिस्कशंस का पॉइंट है कि सर ऐसा करना जरूरी है कि नहीं। बट सर एक चीज तो मेरे को समझ में आ जाता है कि सरकार से बिजनेस नहीं हो सकता, तो या फिर सरकार से प्रॉपर लेवल में सर्विस देना पॉसिबल नहीं है। सरकार से एक चीज जरूर हो सकता है, वो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना। ये सरकार करे, बाकी चीजें सरकार छुटकारा मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। क्यों सर? सर ये आप सोचना, कभी आंख बंद करके सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। और कंट्री जब भारत हो, ठीक है, 140 करोड़ की जनता हो, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बिजनेस वगैरह इंडिविजुअल पे छोड़ देना मेरे हिसाब से ज्यादा सही रहेगा। मुझे कभी कभी लगता है, अब मैं गलत हो सकता हूँ, मतलब गलत नहीं, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, आपका ओपिनियन भी अलग हो सकता है, दैट इज फुल्ली अप टू यू। बट मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि सरकार बिजनेस नहीं कर पाएगा, सरकार को कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन पे ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऑफिसर्स ठीक से काम करे, जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं वो ठीक से काम करे, ऑथोरिटी ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पब्लिक का सर्विस ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सरकार बस इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, बाकी बिजनेस का मैटर बिजनेस को छोड़ो। ठीक है सर, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप गलत हो सकते हो, नहीं सर, सभी चीजों का अलग अलग पहलू है। तो जो भी हो, सरकार इसी तरह से जैसे माइंस वगैरह को रॉयल्टी में दे दिया, सरकार माइन निकाल के, कोयला निकाल के बिजनेस करेगा, सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए सरकार क्या करते हैं, प्राइवेट बॉडी को दे देता है, बदले में प्राइवेट बॉडी रॉयल्टी देता है। जैसे धानबाद में, झरिया में, रानीगंज में कोल माइंस इसी तरह से चलता है, रॉयल्टी सिस्टम से। अब बात क्या है सर, इसमें टीडीएस का क्या खेल है? सर फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, जो भी पेमेंट आप करोगे, अगर 30,000 से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर में फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इनकम, however the limit does not apply in case of payment made to director of a company, ठीक है। डायरेक्टर के केस में कोई लिमिट नहीं है, जितना भी दे दो टीडीएस काट के ही दे दो। बाकी केस में 30,000 का लिमिट है, 30,000 से ऊपर जाएगा तो टीडीएस काटना। क्या रेट दिया है सर वो देख लो थोड़ा। सर 2% टीडीएस है, पे एंगेज ओनली इन द बिजनेस और ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, मतलब जो बिजनेस है वो कोई कॉल सेंटर ऑपरेशंस में है, पे एंगेज ओनली इन द बिजनेस और ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, तो 2% का टीडीएस है। 1.5% कब होता है, यू नो, मैं बार बार और नहीं बोलूंगा। 2% इन केस ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी सर्विस, वेयर सच रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, ठीक है, ऐसे केसेस में भी 2%। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, ऐसे केसेस में 10% का है सर, ठीक है। बस बाकी 1.5%, 7.5% कब कब लगता है, यू ऑल नो। सर बोलो, सर बोलो, समझ में आया 194J? हाँ सर। आपको बोला ना, आज आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, लंबा लाइन है। मैं आपको एक बार क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका बता दे रहा हूँ बार बार, और इसको प्रैक्टिकली कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है आपको बताने का, ताकि जब जो पॉइंट मैं शायद क्लास में ना करा पाऊँ, आप खुद से एक बार रीड कर लो और आपको टीडीएस का आइडिया लग जाए। 194 के टीडीएस कंप्लीट कर लेता हूँ, कुछ नहीं तो कम से कम एक तो पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं, बाकी आप घर में कुछ पढ़ना, ठीक है, तो आपको टीडीएस टीसीएस एडवांस टेस्ट का पूरा आइडिया लग जाएगा। 194 के, इनकम ऑन यूनिट्स अदर देन इन दी नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स, इनकम ऑन यूनिट्स अदर देन इन नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन छोड़ के कोई और दूसरे तरह का यूनिट से इनकम, अगर यूनिट से इनकम 5,000 से ज्यादा है, 10% का टीडीएस लगता है, 7.5% यू नो वेंट अप्लाई। 194 एले, अभी कुछ देर पहले मैं एले के बारे में बात कर रहा था। कंपेंसेशन ऑन एक्विजिशंस ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, कंपेंसेशन ऑन एक्विजिशंस ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशंस करने के कारण आप किसी को कंपेंसेट करते हो, जैसे कंपनी करता है ना, कौन करता है नॉर्मली,
any person responsible for paying any sum in nature of compensation or enhanced compensation on compulsory acquisitions of immovable property. जैसे टाटा ने सिंगूर में जमीन लिया था, तो वेरी फेमस इन वेस्ट बंगाल, या फिर गवर्नमेंट ने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जगह लिया था, ठीक है, जैसे गंगा के नीचे से जो मेट्रो प्रोजेक्ट हुआ, ये आप लोग सुने हो, गंगा के नीचे का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, इसको लेके काफी बातचीत चल रहा है। हाँ सर, कोई बोल रहा है कि ये प्रोजेक्ट फेलियर हो सकता है, गंगा का हालत खराब हो सकता है, স্পেশালি না না স্যার এগুলো কিছু শোনা যাচ্ছে না স্যার, উল্টো বলছে স্যার, उल्टे बोलते स्যার चालू করবে স্যার পুজোর আগে কি পুজোর পরেই चालू করে দেবে। वही तो मैं भी सुन रहा था कि चालू करेगा, बट फिर से सुनना जा रहा है ऐसे किसी किसी जगह से, कोई साइंटिस्ट अभी बोल रहा है कि साइंटिस्ट वगैरह बोल रहे कि ये प्रोजेक्ट में भी फेलियर हो सकता है कि गंगा प्रेशर नहीं ले पा रहा है या समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो एग्जैक्टली, पता नहीं, बट मैं सुन रहा था, मैं पढ़ा भी नहीं कहीं पर, सुन रहा था, कोई बोल रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछा कि क्या ऐसा कुछ है कि नहीं। ठीक है, ना ही हो तो अच्छा है सर, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, नहीं तो इतना पैसा पब्लिक का पैसा है इतना सारा, हाँ बेकार हो जाएगा। जैसे मालापाड़ा में जो ब्रिज बना था, जिस तरह से फेलियर हुआ, कोलकाता में फेलियर भी हुआ और उसके साथ कितने सारे लोगों का भयंकर मतलब डेथ भी हुआ। डेंजरस है सर, डेंजरस। गिरीश पार्क से जो अप टू हावड़ा ब्रिज को कनेक्ट कर रहा था, बेकार का प्लान था, या प्लान अच्छा था पर एग्जीक्यूशन सही नहीं था, आई डोंट नो, बट बहुत ही खतरनाक बात सर। तो कंपल्सरी एक्विजिशंस, अब एक्विजिशंस के बाद में जो कंपेंसेशन दिया जाता है, अगर किसी को भी 2,50,000 से ज्यादा कंपेंसेशन मिलता है तो टीडीएस काट के 10% का टीडीएस है, ठीक है, 10% टीडीएस काटो फिर पेमेंट करो। 7.5% आपको पता है कि किस टाइम का बात कर रहा हूँ, ये 194 LA क्या बात है सर। ओके सर, 194 M, सर 194 M पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन और ब्रोकरेज फीस और प्रोफेशनल सर्विस। सर ये थोड़ा सा अलग बात है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर हम लोग पहले भी पढ़े हैं, कमीशन ब्रोकरेज पहले भी पढ़ा है, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस भी हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, तो फिर ये कहाँ से आ गया सर, ये थोड़ा हटके हैं। अगर आप किसी को बड़े कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो रहा है 50 लाख से ज्यादा अमाउंट फाइनेंशियल ईयर में, 50 लाख से ज्यादा कमीशन ब्रोकरेज किसी को पेमेंट हो रहा है, 50 लाख से प्रोफेशनल सर्विस किसी को पेमेंट कर रहे हो, कितना पेमेंट काटोगे टीडीएस? 5%। पॉइंट बी नोटेड हियर, individual or HUF other than those who are required to deduct tax at source under section 194C और 194H और 194J, वो मेनली काटेगा, मतलब उनको छोड़ के, जो 194C, 194H और 194J में है उनको छोड़ के बाकी इंडिविजुअल और HUF कर सकता है। पेमेंट कर रहा है 50 लाख से ज्यादा, 5% टीडीएस काट लेना, ये 194M बता रहे हैं, मतलब बेसिकली रिच कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो अमाउंट है उसके लिए। देख लो 194N, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉल करते हो बैंक से, ठीक है, अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉल करते हो, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉल में आपको 2% का टीडीएस देना पड़ेगा। अब बैंकिंग कंपनी और एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ठीक है, जो बैंकिंग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी पर्सन से काट सकता है जो भी पैसा उठाएगा, सिंपल बात है। 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉल करो, 2% का टीडीएस दे दो। इन केस दी रिसिपेंट हैज नॉट फाइल्ड आरओआई, अगर वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करता है फॉर ऑल द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर वो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया, ठीक है, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ठीक है, such sum shall be the amount or aggregate of amounts in cash greater than rupees 20 lakh during the previous year, तो TDS वैल्यू 2% ऑफ द सम, फिर कैश विड्रॉल अमाउंट 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, और जहां 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो 5% हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप आरओआई फाइल नहीं करते हो, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते हो, और पिछले 3 साल का इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर फॉर which time limit under section 139 subsection 1 has expired, such sum shall be the amount or aggregate of amount in cash
ग्रेटर देन 20 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब अगर आप 20 लाख से भी ज्यादा विड्रॉल करोगे तो टीडीएस देना पड़ेगा 2%। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में ही आपको 2% का टीडीएस देना है। नॉर्मली जहां पर 1 करोड़ से ऊपर ही आपको 2% टीडीएस देना होता है। बट अगर आपका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं है एज पर 139 सबसेक्शन 1, तो आपको 20 लाख के ऊपर विड्रॉल करने से अप टू 1 करोड़ तक के लिए 2% का टीडीएस है। और अगर आप 1 करोड़ से ऊपर उठाओगे तो 2% की जगह 5% टीडीएस देना पड़ेगा, बिकॉज आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया पिछले 3 साल का। आई होप क्लियर है सर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 194N। सर बोलो सर, समझ में आया? ये सर नो? यस सर। बात कर लेते हैं सर 194O में, ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आ गए सर टीडीएस का। 194O इसका इफेक्ट चालू हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से, ठीक है। फर्स्ट अक्टूबर 2020 से सर इसमें ग्रेटर देन 5 लाख बीइंग ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विस और बोथ इन ए फाइनेंशियल ईयर, or an e-commerce participant being individual or each and such e-commerce participants has furnished PAN और आधार नंबर to the e-commerce operator। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है। अगर किसी को भी ग्रॉस अमाउंट में सेल हो रहा है और सर्विस दे रहे हैं और बोथ इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एन ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अगर कोई ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, और फर्निश्ड हैज फर्निश्ड पैन और आधार नंबर टू द ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो 5 लाख से ज्यादा अगर वैल्यूएशन का बात है तो टीडीएस काट के देना पड़ेगा। अगर पैन फर्निश नहीं करते हैं तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, 5 लाख या किसी भी अमाउंट से आपको टीडीएस काटना होगा। कौन पेयर है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करना होगा। टू फैसिलिटेट सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस फॉर सर्विस ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म, मतलब उसका जो प्लेटफॉर्म है लाइक फ्लिपकार्ट अमेजन का जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू से। तो ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनको काटना है। कौन करेगा? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को करना होगा। अगर 5 लाख से ऊपर का कोई ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विस और बोथ इन ए फाइनेंशियल ईयर आप रिसीव कर रहे हो तो कितने का टीडीएस है? 1% का, ठीक है। बस ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस और बोथ इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश पैन मैक्सिमम टीडीएस 5%। अगर आप पैन फर्निश करने में फेलियर होते हो या नहीं करते हो तो टीडीएस अमाउंट 1 की जगह 5 हो जाएगा। लंबा लिस्ट है सर टीडीएस का, 194O में जाके खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में आता है सर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जो 207 एंड 8 में बोला है, एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड उसका ड्यू डेट के बारे में बात है सर, ठीक है। और फिर एक लिस्ट है सर डिफॉल्ट का, और फिर आपको मैं टीसीएस के बारे में भी बात कर लूंगा एक बार, कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। 206C में बोला है, ये बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, बट टीडीएस सबसे बड़ा था जो मैंने आपको अभी अभी बोला। टीसीएस भी है, उतना लंबा नहीं है, बट है टीसीएस कलेक्शन का भी पॉइंट है। तो एक काम करते हैं सर, थोड़े एडवांस टेस्ट के बारे में भी आपको मैं बता दूं क्या? बोलो सर, टीडीएस का समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। ओके सर, 1 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक, फिर मैं बताता हूँ। सर गर्मी बहुत पड़ा है, बोलो। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को माइक्रोवेव में कोई घुसा दिया। ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। राजस्थान है। हाँ राजस्थान में फिर भी मतलब सुबह सुबह के टाइम पे गर्म कम होता है, दोपहर को ही दिमाग खराब करता है, बट यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि पसीना पसीना कर रहा है हमेशा। দাদা রাজস্থানের থেকেও বেশি গরম এখানে। হ্যাঁ রাজস্থানের থেকেও বেশি। কালকে 46.3 ছিল আর বাঁকুড়ার এখানে 46.7 ছিল কাল। বাঁকুড়াতে 46? হ্যাঁ কালকে ছিল।
सर पेड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग। बस घर बना रहे हैं हम लोग। हाँ, जंगल काटो और घर बनाओ, ऐसा थोड़ी होता है। सर देखो, बारिश होना ना होना वो तो प्रकृति के हाथ में है, बट कम से कम बारिश ना होने से इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए रिवर बेड के साइड साइड में, या फिर आप जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर पेड़ पौधा होना बहुत ज़रूरी है। ये डेवलपमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं है कि पेड़ काटो और वाटर बॉडीज को बंद करो और घर बनाओ और लंबा लंबा फ्लैट उठाओ। दैट इज नॉट द डेवलपमेंट। घर बनाओ बट नेचर को प्रिजर्व करके, ये जरूरी है। ये कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर होना चाहिए सर। आई डोंट नो आप लोग महसूस करते हो कि नहीं, बट मेरे को तो आजकल बहुत महसूस हो रहा है। नहीं तो सर देखो, बारिश तो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। पेड़ रहने से फ्लड से भी बच सकते हैं और बहुत भयंकर गर्मी से भी राहत मिलता है ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बस यही बनाते जा रहे हैं। और घर के अंदर और एसी लगा लगा के, तब इंक्लूडिंग मी, मैं बाहर नहीं हूँ इसका। ऐसे तो एसी से जो सीएफसी निकलते वो इतना भयंकर है, वो भी और गर्म बढ़ा रहे हैं। मतलब एक्चुअली गर्मी तो पड़ सकता है, बट मैन मेड गर्मी के कारण ना, मैन मेकिंग गर्मी के कारण और ज्यादा प्रॉब्लम है। अब दिन रात अगर एसी में रहेंगे तो इम्यूनिटी खराब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि सारा दिन एसी चला के रहें। थोड़ा सा बाहर निकलोगे ठंडा लग जाएगा, एलर्जी हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर एंटीबायोटिक खाओ, फिर कोरोना के लिए डोज ऐसे ही लेना पड़ रहा है, फिर बूस्टर पे बूस्टर, बूस्टर पे बूस्टर लेते रहना पड़ेगा। हाँ सर, यही तो होगा और क्या। आजकल तो सर किसी को भी एसी से 2 मिनट कोई बाहर नहीं रह सकता, दिन रात एसी चला के बैठा रहता है। मुश्किल ये होता है कि वास्तव तो एसी के साथ नहीं है, बाहर 46 47 और आप घर के अंदर 18 डिग्री। हे भगवान, भाई बाहर तो निकलना पड़ता है ना, फिर आपका शरीर एडजस्ट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा सर। ओके सर, चलो तब क्या बोले सर, जैसा देश हम लोग बनाएंगे वैसा ही होगा। ये एक बहुत তো फेमस एक বৃষ্টি ছাড়া হবে না এই মাসে। हाँ, বৃষ্টি এই মাসে আমার হবে এক না। কথা, বৃষ্টি এই মাসে হবে না। बस बस खत्म, हम लोग खत्म हो गए। मतलब खत्म किस लिए हो गए, एक तो गर्मी में मरेंगे, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक बिल से मरेंगे, तीसरा ड्रॉट होगा तीसरा ड्रॉट होगा। ड्रॉट तो होगा ही, ऑलरेडी ड्रॉट चालू हो गया है, बिकॉज पूरा लास्ट एक হ্যাঁ मंथ से স্যার। नो बारिश, एक भी नॉर्वेस्टर नहीं आया, काल बैसाखी। जहां पर ऑलरेडी चैत्र मंथ में, मतलब अप्रैल में एटलीस्ट 2-3 आ जाता है, बाकी बैसाख में तो 5-7 काल बैसाखी रहता ही रहता है, एक भी नहीं आया अभी तक। मतलब सोचो क्या होगा। मतलब ड्रॉट तो मस्ट है, और ड्रॉट होगा मतलब ऑटोमेटिकली खाने का दाम बढ़ेगा, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा। फार्मर्स ऐसे ही मरा हुआ है हमारे देश में और मरेगा। मतलब अगर ऐसा चलता जाए तो, मतलब और 15 दिन अगर ऐसा ही चलता जाए तो मुश्किल बढ़ जाएगा। वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर में बहुत डेवलप है सर, अगर वेस्ट बंगाल का एग्रीकल्चर खराब होगा तो पूरा भारत में मुश्किल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार। দাদা বলছে যে সোমবার থেকে বৃষ্টি হতে পারে। भगवान करे हो जाए, नहीं तो किसान भी मरेगा, और किसान मरना मतलब हम लोग भी मरना। बहुत खराब हालत है, प्रकृति को बचाना जरूरी है सर। না, ওরা আগের দিন বলেছিল, আজকে সকালে পেপারে দেখলাম যে এই মাসে কোনো বৃষ্টির আশঙ্কাই নেই, উল্টে সব সরকারি স্কুলে প্রাইভেট স্কুল ছুটি বাড়িয়ে দিচ্ছে গরমের। क्या करेगा इतना गर्मी में। हाँ, जैसे ऊपर से एसी तो और खराब कर रहा है ना वातावरण को, सब कोई एसी के अंदर है, सब कोई। मैं एक दिन एसी चलाया था, तबीयत खराब लग रहा था मुझे, मैं बोला नहीं एसी नहीं चलाएंगे, बस मुझे डर है कंप्यूटर का मैं तो झेल लेता हूँ बिना एसी का, बट कंप्यूटर नहीं झेल पाता है, ये गर्म हो जाता है और फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो मेरे को एसी का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं लगता, मैम को भी ज़रूरत नहीं पड़ता, कितना भी गर्मी हो जाए। झाड़ग्राम जहाँ पर हम लोग का नेटिव है, वहाँ पर तो ऐसे जैसे बांकुड़ा में है ना टेम्परेचर, वैसा ही टेम्परेचर हमारे वहाँ पर होता था, तो बचपन से आदत था टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर प्रॉब्लम नहीं करता है।
हाँ मतलब झेल सकते हैं, प्रॉब्लम तो करता है बट वी कैन एडजस्ट। बट मुश्किल यही है कि आजकल इतना एसी का आदत लग गया है ना सबका। ठीक है चलो आगे का बात करते हैं, और भगवान को बोलो कि अगर बारिश दे दे तो। सेक्शन 206AA requires furnish of PAN by the deductee of the deduct to the deductor। सर अगर आपको 206AA पैन फर्निश करने के लिए बता रहे हैं by the deductee to the deductor following which the deductor has to deduct tax at higher the of the following rates। अच्छा अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हो तो रेट टीडीएस का रेट बढ़ जाएगा at the rate specified in relevant provision of the Income Tax Act 1961, at the rate in force, at the rate 20% in case of section 194O and 5%। अगर 194 का बात है जो मैं आपको अभी अभी बोला 5 लाख से ऊपर का ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, ठीक है, वो 20% हो सकता है और बाकी किसी भी केस पे 5% लग सकता है जहां 1 या 2% है। तो मतलब अगर पैन फर्निश नहीं होता है किससे, बाय द डिडक्टी टू द डिडक्टर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टीडीएस रेट बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है चलो अभी एडवांस टैक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। एडवांस टैक्स क्या है, कब काम लगता है, कौन सा सेक्शन इसमें बात करते हैं। सर लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन 207 एंड 208 एडवांस टैक्स में बात करता है। टैक्स शैल बी पेबल इन एडवांस ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। टैक्स शैल बी पेबल इन एडवांस ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। सर आपके मन में सवाल आ सकता है सर 21, 22 या 22, 23, ठीक है, से फॉर एग्जांपल 22, 23 के बारे में बात करते हैं जो अभी चल रहा है। सर इसका एडवांस टैक्स कैसे दूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा इनकम क्या होगा। सर ये आप पिछले साल की इनकम के हिसाब से सोच सकते हो। नॉर्मली बड़े बड़े कंपनीज को, बिजनेस को पता चल जाता है कि भाई मेरा लास्ट ईयर इतना इनकम हुआ था तो इस बार इतना इनकम हो सकता है, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा या तो सेम रहेगा। बट जो आपको लगता है फोरकास्ट करके, सेल्फ एनालिसिस करके सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप दे सकते हो। अगर ज्यादा दे दोगे तो गवर्नमेंट रिफंड कर देगा, कम दोगे तो गवर्नमेंट आपको डिमांड नोटिस भेजेगा कि भाई बाकी पैसा, ड्यू पैसा जमा कर दो। तो अभी एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है सर, 207 और 208 में बताते हैं tax shall be payable in advance during any financial year in respect of total income of the assessee which would be chargeable to tax for the assessment year immediately following that financial year. Advance tax is payable during a financial year in every case where the amount of such tax payable by the assessee during the year is 10,000 or more। अगर 10,000 से ज्यादा का टैक्स अमाउंट है तो एडवांस टैक्स पेमेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब एडवांस टैक्स पेमेंट केस में बोल सकता है अगर 10,000 से ज्यादा का वैल्यूएशन है तो। However, individual resident in India of the age of 60 years or more at any time during the previous year who does not have any income chargeable under the head profits and gains on business and profession is not liable to pay advance tax। Point to be noted sir, अगर किसी का एज 60 से ज्यादा है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर who does not have any income chargeable under the head PGBP, उनको एडवांस टैक्स पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। अगर बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हो तो पेमेंट करने का जरूरत पड़ सकता है अगर उनका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा हो तो। ठीक है, मैंडेटरी ये नहीं है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। सर एडवांस टैक्स पेमेंट करने का ना एक तरीका होता है, ठीक है, जो सेक्शन 211 बताते हैं, इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एडवांस टैक्स पेमेंट शेड्यूल फॉर कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स। ठीक है, अगर आप कंपनी हो तो आपके लिए कुछ डेट है, और अगर आप नॉन कॉर्पोरेट हो मतलब कंपनी नहीं हो, ठीक है, तो आपके लिए कुछ और डेट है। अदर देन द एसएससी कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। आप लोग प्रिजम्पटिव बेसिस जानते हो ना सर, प्रिजम्पटिव इनकम कौन, पीजीबीपी में बताया था मैंने। प्रिजम्पटिव बेसिस में वो लोग टैक्स पेमेंट करते हैं जो क्या करते हैं सर, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है वो प्रिजम्पटिव सिस्टम में टैक्स पेमेंट करते हैं। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर, टोटल अमाउंट के ऊपर एक अमाउंट पे कर देता है, उसको प्रिजम्पटिव सिस्टम बोलते हैं, जो मैं पीजीपीपी में पढ़ा के रखा था, या बाद में जो लोग नहीं किया बाद में प्रिजम्पटिव सिस्टम या पीजीपीपी जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, जो सेक्शन 44AD एंड सेक्शन 44ADA के अंदर मैंने बात किया था। अगर भूल गए तो पीजीपीपी को रिवाइज करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पीजीपीपी रिवाइज करो, पता चल जाएगा प्रिजम्पटिव में क्या होता है। मतलब उनको यहाँ पर एडवांस नहीं देना है। ठीक है,
तो एडवांस टैक्स पेमेंट शेड्यूल फॉर कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सर नॉर्मल बात ऐसा है कि ऑन और ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, सर जैसे मानो 22-23 का ड्यू डेट, पहला डेट है आपका, टोटल जो अमाउंट आपका होगा, से फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपका पेमेंट है 1 लाख, तो 1 लाख का 15%, नॉट लेस देन 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 1 लाख का टैक्स होगा तो 1 लाख का कम से कम 15% आप 15 जून के अंदर पेमेंट कर दो, कम से कम 15% या उससे ज्यादा, नॉट लेस देन 15%। तो 1 लाख का 15% जितना होगा वो बाई 15 जून पेमेंट करो, जैसे जो आ रहा है 22-23 के लिए। फिर आता है सेकेंड टर्म 15 सितंबर, 15 सितंबर में नॉट लेस देन 45%, मतलब 1 लाख का कम से कम 45% पेमेंट आप बाकी करो। ठीक है, मतलब 15% जो था उसको छोड़ के, एक्सक्लूड करके। ठीक है, मतलब 1 लाख से 15,000 पहले अगर आपने दे दिया, ठीक है, अब बाकी और 30%, मतलब आप समझ गए ना, 1 लाख का 15,000 आपने पेमेंट कर दिया 15 जून के अंदर एडवांस में। अब सेकेंड में बता रहे हैं 15 सितंबर के अंदर आपको 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी देना है। तो 1 लाख का 45% होता है 45 लाख, है ना, तो 15,000 आपने ऑलरेडी दे दिया, तो और 30,000 आपको जमा करना है। बात समझ में आए सर? हेलो, बात समझ में आ रहा है ये सर? नो, मतलब 45,000 माइनस अमाउंट पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट 15,000, तो कितना पेमेंट करना है अभी? 30,000। बोलो सर, समझ में आ रहा है ये सर? नो, फिर हाँ ना कुछ तो बोलो। सर एक घंटा तो बोलो। पूछ तो रहे हैं, पूछो ना। सर मान की तेरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी है 1 लाख, ठीक है, इतना तुम देना चाहते हो सरकार के घर में, क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट सिमिलर अराउंड ही पेमेंट सरकार को किया था। तो अगर 1 लाख सरकार को देना है तो 1 लाख का 15% आपको 15 जून के अंदर देना है। तो 15 जून के अंदर 15% कम से कम देना है, तो 1 लाख का 15% कितना होगा? 15,000। हाँ सर। 15 सितंबर के अंदर आपको 45% ऑफ द एडवांस टैक्स देना है, तो 1 लाख का 45% कितना होता है? 45,000। 45,000। तो इससे माइनस करते हैं अमाउंट पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट। तो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट कर दिया था आपने? 15। तो 45 से 15 हटा दो तो कितना पेमेंट करा हुआ अभी? 30। ठीक है, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर के अंदर आपको नेक्स्ट पेमेंट करना है, जो टोटल वैल्यू का 75% होना चाहिए, माइनस जो पहले हमने पेमेंट कर दिया। तो 1 लाख का 75% कितना होता है? सर 75,000 है। वहां से माइनस कितना करोगे? सर 30। 30 नहीं 45। 45, ऑब्वियसली। 45। तो 75 से 45 लेस करो, जितना होगा वो पेमेंट यहाँ पर 15 दिसंबर को कर देना, ऑन और बिफोर। और लास्ट में 15 मार्च का डेट आता है। 15 मार्च के अंदर आपको होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी जितना आपका बचा रहता है और जो आपने पहले पेमेंट कर दिया, ठीक है, मतलब अगर आपने 75,000 पेमेंट पहले कर चुके हो तो 1 लाख में से और 25,000 दे देना और टैक्स लायबिलिटी चुकता कर देना। স্যার এখানে তো 1 লাখ ধরুন, আমি ধরলাম যে 1 লাখ টাকা অ্যাডভান্স জমা করছি, সেই ক্ষেত্রে যে 1 লাখে ধরুন প্রথমবারে প্রথম 15 দিনের মধ্যে 1 লাখের 50% দিলাম, তারপরে ইচ্ছা হলে যে 2 লাখ করবো, তাহলে 2 লাখের উপর দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে 45%? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो रिवाइज हो जाएगा, फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तुमको। ऐसा नहीं कि आज 1 लाख मन हो गया कल 2 लाख हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुमने जो भी तुम पेमेंट करोगे ना, सेल्फ असिस्ट करोगे ना, ये सेल्फ असिस्ट होगा और तुम एडवांस टैक्स पहले से ही दे रहे हो, बिकॉज तुम एडवांस टैक्स देते हो, ठीक है, 10,000 के ऊपर होने से तुम एडवांस टैक्स दे सकते हो। अब तुमने सोचा कि मैंने लास्ट ईयर 1 लाख टैक्स पेमेंट किया था, तो इस बार भी मैं 1 लाख ही टैक्स पेमेंट करूंगा या 1,10,000 दूंगा, जो भी आपका सोच है, ठीक है। तो ऐसा नहीं 1,10,000 डबल थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, अगर हो भी जाता है तो वो बाद में तुम डिमांड नोटिस दे के कर सकते हो, या फिर जब ईयर एंड होगा
जब ईयर एंड होगा तब तो तुम्हें पता चल जाएगा ना तुम्हारा इनकम कितना हुआ है। हाँ तब भी तुम बाकी पेमेंट कर सकते हो, है ना। तुम्हारे पास तो चालान होगा, बिल होगा, जो भी तुम इनकम करोगे सबका रिसिप्ट होगा ना तुम्हारे पास। अगर एक्स्ट्रा होता है, अगर 1 लाख से एक्स्ट्रा आपको लगता है कि मेरा बढ़ रहा है, 1 लाख से ज्यादा टैक्स हो जाएगा इस बार, बिजनेस सेल ज्यादा हुआ है, इनकम ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो तब बाकी अमाउंट आप सरकार के घर में दे देना। अगर तुम खुद से नहीं करोगे तो सरकार तुम्हें डिमांड नोटिस भेजेगा। और अगर 1 लाख से कम होता है तो सरकार तुम्हें रिफंड करेगा। আচ্ছা যদি ধরুন প্রিভিয়াস ইয়ারে যে ইনকাম ট্যাক্স জমা হচ্ছে তার সাথে এক্সট্রা কিছু জমা করে রাখলো, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো এটা অ্যাডভান্স ট্যাক্স হিসেবেই থেকে যাবে যদি যে রিটার্न ফাইল না करा হয় तो। वो तो हाँ, सरकार उसका रिफंड नोटिस तुमको भेजेगा ना, तभी तुम उसको एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मली सरकार रिफंड कर देता है, तो उस तरह से रखता नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ एक्सेस अमाउंट सरकार के पास जमा है तो सरकार उसको रिफंड कर देगा। डोंट वरी, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा एडवांस टैक्स में, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा एडवांस टैक्स के अंदर, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा एडवांस टैक्स क्वेश्चंस, तो क्लैरिटी हो जाएगा। आज मैं प्रोविजंस बता दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। एडवांस टैक्स पेमेंट पे एसएससी कंप्यूटिंग प्रॉफिट ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 एडी सबसेक्शन 1 और सेक्शन 44 एडीए सबसेक्शन 1। प्रिजम्पटिव सिस्टम आपको पता है, जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता उनके लिए लागू होता है। Eligible SSC opting for computation of profits or gains of business or professions on presumptive basis in respect of eligible business referred to in section 44 AD or subsection 1 or eligible profession 44 ADA subsection 1 shall be required to pay advance tax of the whole amount on or before 15th March of the financial year. However, any amount paid by way of advance tax on or before 31st March shall be also be treated as advance tax paid during the financial year ending on that date. मतलब नॉर्मली आपका ड्यू डेट 15 मार्च है, बट अगर आप 31 मार्च के अंदर भी पेमेंट करते हो तो उसको भी एडवांस टैक्स ही माना जाएगा, ठीक है। ये प्रोविजंस आपको देता है। 15 दिन थोड़ा पहले आपको बोल देता है, 15 दिन के अंदर नहीं करते हो तो 31 मार्च के अंदर भी करोगे तो एडवांस ही माना जाएगा। सर इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट करना आपके लिए मैंडेटरी है, और अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B is attracted for non-payment of advance tax or payment of advance tax of an amount less than 90% of the assess tax। मतलब जो भी आपने असेसमेंट किया अगर उससे 90% से ज्यादा आपका अमाउंट हो गया तो जितना आपने नहीं किया और देरी किया पेमेंट करने में, आपको इंटरेस्ट लगेगा। द इंटरेस्ट लायबिलिटी वुड बी 1% पर मंथ, जितना देरी करोगे पर मंथ के बेसिस में 1% करके चार्ज करेगा, और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द 1st April फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 and where regular assessment is made up to the date of such regular assessment। मतलब जब तक आपका देरी रहेगा पेमेंट करने में, उतना दिन का पर मंथ के हिसाब से या पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से 1% करके चार्ज करेगा। डोंट वरी, मैं इसका भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है सर एडवांस टैक्स इंटरेस्ट 234B। मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। सच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एसेस टैक्स एंड एडवांस टैक्स। आपने जो एसेस किया और जो आपने एडवांस टैक्स पे किया, इसका जो भी डिफरेंस है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा अगर आप गलत अमाउंट पेमेंट करते हो तो। एसेस टैक्स मींस द टैक्स ऑन टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 अंडर रेगुलर असेसमेंट एज द केस में भी। वहां से TDS TCS को लेस किया जाता है। एनी रिलीफ अंडर टैक्स अलाउड अंडर सेक्शन 89 and any tax credit allowed to be set off in accordance with the provision under 115 JD। मतलब किसी भी तरह का पुराना टैक्स लाइक TDS TCS रिलीफ, ठीक है, ये सबको एडजस्ट करके आपको असेसमेंट करना चाहिए कि आपको कितना सरकार को टैक्स पे करना है। दैट इज कॉल्ड एसेस टैक्स अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। Where self assessment tax is paid by the SSC under section 140A or otherwise, interest shall be calculated up to the date of payment of a such tax and reduced by the interest if any paid under section 148 towards the interest chargeable under this section। डोंट वरी, ये पूरा खेल जो इंटरेस्ट का है ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। इवन इंटरेस्ट फॉर डिफर्ड ऑफ एडवांस टैक्स, डिफर्डमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 234C, उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फॉर डिफर्डमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट एसेसी, ठीक है। तो ये 234C का जो बात है, ठीक है, कि किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इसका कैलकुलेशंस के साथ ही बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 234C का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन के साथ ही बताऊंगा, ठीक है। और साथ में मैं आपको TCS भी थोड़ा समझा दूंगा
ठीक है। तो टीसीएस और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो ये एडवांस टैक्स, टीसीएस और टीडीएस का जो खेल है आपके लिए पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। फिलहाल घर में आपको क्या करना है, अगर आपको टीडीएस टीसीएस का नोट्स मैंने नहीं भेजा तो आप मुझे बताओ, मैं भेज देता हूँ। आप घर पे प्लीज सारा का सारा टीडीएस टीसीएस एडवांस टेस्ट को कंप्लीट करो और टीडीएस का सारा सेक्शन जो मैंने आपको आज पढ़ाया उसको आप घर में एक बार गो थ्रू कर लो। बस इतना मुझे आपके साथ बताना था आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपके मन में जो भी डाउट है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो क्वेश्चन करके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्नेहेश, संपद, स्नेहाशीष, अभिषेक, नील, ओके, शिवम, हो जाएगा अच्छे? हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके नील, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगा। नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ, अगर आई थिंक शेयर नहीं हुआ टीडीएस का नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ। হ্যাঁ স্যার। তো স্যার কালকেরটা পাঠিয়ে দেবেন স্যার, টোটাল ইনকাম যেটা। होमवर्क के साथ भेजूंगा, ठीक है, भेजूंगा। ওকে স্যার, ঠিক আছে। ओके, ठीक है, স্যার ठीक है বলছিলাম सर, কি ऐसा